हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? If diploid number of chromosome in a flowering plant is 36, then what is the number of chromosome in endosperm? बेटा 36 जो है वो 2n इज इक्वल्स टू 36 है, यानी n कितना हो गया? 18 हो गया। एंडोस्पर्म कितना होता है? 3n होता है, तो 18 इंटू 3 कर लेना। 36 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 36 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 8 से कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। आंसर 54 हो जाएगा। बेटा कौन था ये? बुद्धू कौन था ये? है ऐसे प्रश्न पूछेगा क्या? समझ में आ गया? जिसने भी ये प्रश्न पूछा था दोस्त, क्लियर है? 2n कितना दे रखा था बेटा आपका? 36 दे रखा है, और आपसे एंडोस्पर्म पूछा। एंडोस्पर्म कितना होता है पुष्पीय पादपों में? 3n होता है, बस 3n निकालना था। 2n इतना दे रखा है, तो n कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 3n निकाल दे, 18 इंटू 3 54 हो जाएगा, खत्म। हाँ, बताइए यहां तक की बात। चलिए आगे बढ़ते बेटा यहां पर। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ रहे थे ह्यूमन इम्यून सिस्टम, मानव प्रतिरक्षा तंत्र। हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें कल हम लोगों ने बात करी थी कि प्रतिरक्षा तंत्र किससे बना होता है। सर अंगों से बना होता है। अंगों की बात कर रहे थे। अंग जो होते हैं वो दो प्रकार के थे। एक थे प्राथमिक लसिकाभ अंग, एक थे द्वितीय लसिकाभ अंग। प्राथमिक लसिकाभ अंग वो थे जहां पर लसिकाणुओं का निर्माण होता है और साथ ही साथ उनका परिपक्वन होता है, उनको प्रतिजन संवेदी कोशिकाओं में परिवर्तित किया जाता है। वो कौन होते हैं? हमारे प्राथमिक लसिकाभ अंग होते हैं। जब वो प्रतिजन संवेदी कोशिकाओं में परिपक्व हो जाती हैं, तो फिर उनको स्थानांतरित किया जाता है किसमें? द्वितीय लसिकाभ अंगों में, जहां वो स्टोर होते हैं और प्रतिजन से क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। वो थे हमारे द्वितीय लसिकाभ अंग। प्राथमिक लसिकाभ अंग में हमने अस्थि मज्जा पढ़ लिया था, और क्या पढ़ लिया था? थाइमस पढ़ लिया था। अस्थि मज्जा पढ़ लिया था, और क्या पढ़ लिया था? थाइमस पढ़ लिया था। द्वितीय लसिकाभ अंग में हमने प्लीहा पढ़ लिया था, लसिका गांठ पढ़ लिया था। अब यहां पर एक आखिरी तीसरा रह रहा था, कौन सा? माल्ट। ये तीसरा पढ़ना था। क्या रह गया था? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, यानी द्वितीय लसिकाभ अंग में हम लोगों ने प्लीहा देख लिया था, हमने लसिका गांठ देख ली थी, या लसिका ग्रंथियां देख ली थी। अब चौथा तीसरा रह गया था, वो रह गया था माल्ट। यहां पर हमें आज से पढ़ना था क्या होता है ये माल्ट। हाँ जी। सर यूट्यूब पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 कब दोगे? यूट्यूब पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2? कौन सा पार्ट 2 मेरे भाई? बेटा पीरचंद जादव, मैं इसमें क्या कर सकता हूं दोस्त? मैंने अभी अभी आपकी क्लास देखी थी और वो चल रही थी, रिकॉर्डेड क्लास। सर कल जैवाणु कराएंगे। देखो एक बार है ना, मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा। मे भी कल शायद मेरी 12 बजे वाली क्लास ना हो, या हो। अगर होएगी तो वही होएगा, नहीं होएगी तो मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को होएगी। देखो अगर कल क्लास हुई तो जैवाणु वाला वो टॉपिक हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अगर नहीं हुई तो डेफिनेटली फ्राइडे या सैटरडे को होगी, यानी होएगी सही, चाहे वो कल हो, थर्सडे को हो, फ्राइडे को हो, या सैटरडे को हो। जिस दिन होएगी उस दिन आपको वहां पर 12 बजे में आपको वो वाला बायोमोलिक्यूल्स वाला रिमेनिंग जो है वो करा दूंगा। हाँ जी। सर कल की क्लास आधी आई है। मेरे भाई कल की क्लास बाद में भी देख लिया कर, वो पूरी आ जाती है। कल की क्लास जो है जो आधी आई थी वो इस वजह से क्योंकि बीच में नेट ड्रॉप हो जाता है। नेट मतलब इंटरनेट बीच में ड्रॉप हो गया था 40 मिनट के बाद में उस क्लास को लिंक कराना पड़ा था, और बाद में वो क्लास लिंक हो गई थी, और बाद में वो पूरी आ गई थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो पूरी क्लास दिख रही है, 2 घंटे की पूरी क्लास दिख रही है, लेकिन हम बाद में देखते नहीं है। भाई तेरे को ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिवीजन की क्या जरूरत है? तेरे को तो यहां पर बैच में सारा पढ़ा दिया था मैंने, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। यहां पर पढ़ रहा है ना दोस्त? सर लिम्फोसाइट्स के अंतर्गत तो एनके सेल्स भी आती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सत्यम सिंह। एनके सेल्स जो है वो लिम्फोसाइट्स के अंतर्गत आती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली लिम्फोसाइट्स की वो कौन सी एनके सेल्स जो होती है वो जन्मजात हमें मिलती है, यानी लिम्फोसाइट का एक प्रकार है।
लिम्फोसाइट का एक प्रकार है। कौन? नेचुरल किलर सेल, जो हमें जन्मजात मिलती है। तो हम उसको किस में रखेंगे? उपार्जित प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा में। उपार्जित प्रतिरक्षा में हम पर्टिकुलरली लसीकाणुओं को रखेंगे, लेकिन कौन सी? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। चलो जी, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर हमें नेक्स्ट जो द्वितीय लसिका अंग पढ़ना था, अब थोड़ी देर बाद अपन बात करेंगे, ठीक है। और इसको अपन थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए आप लोग भी बच्चे शांत रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सर ये माल्ट। ये माल्ट क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने आपसे बोला कि दोस्त आपको याद होगा हमने जनन तंत्र पढ़ा था। हाँ जी, मानव जनन तंत्र पढ़ा था। उस जनन तंत्र में याद करिए गर्भाशय था। हाँ सर, गर्भाशय था। उस गर्भाशय में कई श्लेष्मा ग्रंथियां थी। उन श्लेष्मा ग्रंथियों ने श्लेष्मा निकाला था। हाँ जी, इतना याद आ रहा है? याद आ रही है बात? सिमिलरली अगर अब मैं आहार नाल की बात करता हूं, ये अगर मेरी आहार नाल है, जस्ट इमेजिन, सोचना, मान लो ये मुख है। मुख क्या है? एक छेद है। और ये कौन है सर? ये गुदा है। गुदा क्या होता है? एक छेद होता है। यहां से मल निकलता है, यहां से भोजन आता है। एनस बोलते हैं इसको, और इसको माउथ बोल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ कंसेप्ट समझना था। अगर ये मुख है और ये गुदा है और ये पूरी क्या कहला रही है? आहार नाल कहला रही है, एलिमेंट्री कैनाल कहला रही है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल जो होती है बेटा, ये 4 स्तरों से आवृत होती है। कितनी स्तरों से? 4 स्तरों से। इस तरीके से जस्ट इमेजिन, ये 4 स्तरें होंगी। सिर्फ कंसेप्ट को समझना था और कुछ नहीं करना है दोस्त। ये इस तरीके से टोटल कितनी स्तरें हैं? 4 स्तर हैं। समझना इस चीज को, कितनी स्तर हैं? टोटल 4 स्तर हैं, जिसमें आउटर मोस्ट स्तर जो होती है उसका नाम क्या होता है? याद रखना, इसको हम बोलते हैं सेरोसा, हिंदी में सेरोसा। इसके नीचे वाली जो होती है इसको हम बोलते हैं मस्क्यूलैरिस, हिंदी में बोलते हैं पेशी स्तर। नेक्स्ट होती है सब म्यूकोसा, उपश्लेष्मा, और सबसे अंदर वाली जो स्तर जो होती है उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा, यानी श्लेष्मा। तो इस तरीके से हमारी आहार नाल जो होती है वो कितनी स्तरों से आवृत होती है सर? 4 स्तरों से आवृत होती है। आई होप यहां तक की सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है। अब बात करते हैं, मान लो ये आहार नाल की ये वाला पोर्शन जो था यहां पर, ये वाला जो पोर्शन जो है ये मान लेते हैं ये इंटेस्टाइन है। कौन है? ये हमारी इंटेस्टाइन है, ये हमारी आंत है। समझना, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ये जो म्यूकोसा जो स्तर जो थी, कौन सी? सबसे अंदर वाली जो स्तर जो है, जिसको हमने बोला है म्यूकोसा, सबसे अंदर वाली जो स्तर है कौन सी भैया? ये म्यूकोसा स्तर है। इस म्यूकोसा स्तर के अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिनका नाम होता है पेयर्स पैचेस। क्या नाम? वापस से सुनना, क्या बोला हमने? ये जो म्यूकोसा जो स्तर जो थी, इस म्यूकोसा स्तर के अंदर कुछ संरचनाएं पाई जा रही है जिनका नाम है पेयर्स पैचेस। सर ये पेयर्स पैचेस क्या होता है? ये जो पेयर्स पैचेस जो होते हैं, जो यहां पर आपको वर्ड भी दिख रहा होगा, कहां पर? यहां पर जो वर्ड दिख रहा था, यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है पेयर्स पैचेस। सर ये पेयर्स पैचेस क्या होते हैं? तो बेटा ये जो पेयर्स पैचेस जो होते हैं ये होते हैं लसीकाभ। क्या होते हैं? ये लसीकाभ अंग होता है। क्या है? एक प्रकार का लसीकाभ ऊतक है। ये लसीकाभ अंग नहीं, क्या बोलेंगे? एक प्रकार का लसीकाभ ऊतक होता है। कौन है ये? लसीकाभ ऊतक है। कौन? पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस कौन है? लसीकाभ ऊतक है। यानी यहां पर क्या मिल रही होंगी इस ऊतक में? इस कोशिकाओं में क्या मिल रही होंगी सर? लसीकाणु मिल रही होंगी, और हमने यहां पर इन लसीकाणुओं को यहां लाकर एकत्रित कर दिया। यानी ये पेयर्स पैचेस जो है ये किससे संबंधित है? क्या ये म्यूकोसा से संबंधित है, या ये सब म्यूकोसा से संबंधित है, या ये मस्कुलरिस से संबंधित है, या सिरोसा से संबंधित है? तो हम बोलेंगे सर पेयर्स पैचेस जो है, पेयर्स पैचेस ये एक ऊतक है। पेयर्स पैचेस एक ऊतक है, और किससे संबंधित है सर? ये म्यूकोसा स्तर से संबंधित है, म्यूकोसा से संबंधित है। तो क्या म्यूकोसा से संबंधित एक लसीकाभ ऊतक मिल रहा है? हाँ सर।
तो म्यूकोसा से संबंधित क्या कोई लसीकाभ ऊतक मिल रहा है? हां जी सर, लसीकाभ ऊतक पाया जा रहा है। म्यूकोसा से संबंधित जो लसीकाभ ऊतक पाया जाएगा, इसको मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा? इसको म्यूकोसा को म्यूकोसा, संबंधित को मतलब एसोसिएटेड, लसीकाभ मतलब लिम्फॉइड, और ऊतक मतलब टिश्यू। तो जरा सोचिए क्या फुल फॉर्म बनेगी? MALT, माल्ट। तो व्हाट इज माल्ट? यानी एक ऐसा टिश्यू, ऐसा ऊतक, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो लसीकाभ ऊतक है, यानी किससे बना हुआ है? लसीकाणुओं से बना हुआ है। जो किससे संबंधित है? कहां पर मिल रहा है? सर म्यूकोसा स्तर में मिलता है। जैसे उस ऊतक का नाम क्या है जनाब? उस ऊतक का नाम है पेयर्स पैचेस। सर ये कहां पर मिलता है? बेटा ये मिलता है हमारी आंत में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये हमारी आंत में पाया जाता है, हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं MALT। अब आप मुझे बताइए क्या MALT प्राथमिक लसीकाभ अंग है कि द्वितीय लसीकाभ अंग है? आप सीधा बोलेंगे सर प्राथमिक तो वो थे जहां पर लसीकाणु बनती हैं, परिपक्व होती हैं, और द्वितीय लसीकाभ अंग वो थे जहां पर उनको भेजा जाएगा, जहां उनकी मुठभेड़ होगी किससे? प्रतिजन से। अब आपने कोई चीज खाई और खाने के बाद उसमें विषैलापन था या उसमें रोगाणु थे, अब वो रोगाणु आपके अंदर जाएंगे, आपकी आहार नाल से होते हुए आपकी आंतों में जाएंगे, तो आपकी आंतें संक्रामित होंगी। हाँ, तो आपकी आंतों में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो उससे लड़े। तो आपकी आंतों में वो चीज जो लड़ने का काम कर रही है वो कौन है? सर वो लसीकाभ ऊतक है। वो कौन सी स्तर में मिल रहा है? सर म्यूकोसा स्तर में पाया जा रहा है। क्या नाम है उसका? पेयर्स पैचेस है। दिस इज कॉल्ड माल्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं? माल्ट बोलते हैं। प्रश्न क्या आएगा नीट में वो जरूर इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्या हमारे पूरे शरीर में, याद रखना, हमारे पूरे शरीर में ये जो माल्ट जो होता है, यानी म्यूकोसा से संबंधित जो लिम्फॉइड ऊतक जो होता है, म्यूकोसा स्तर में मिलने वाला लिम्फॉइड ऊतक जो होता है, ये हमारे पूरे शरीर में 50%, भूल मत जाना, लगभग 50% भाग बनाता है हमारे लसीकाभ ऊतक का। यानी हमारे अंदर जितने भी लिम्फॉइड टिश्यू मिल रहे हैं, जितने भी लिम्फॉइड टिश्यू मिल रहे हैं, उसका लगभग 50% पोर्शन कौन होता है? यही माल्ट होता है। ये प्रश्न कई बार नीट में पूछा गया है। तो दोस्त ये चीज भूलनी नहीं है, याद रखना है। अब जहां जहां श्लेष्मा मिलेगी वहां वहां उस श्लेष्मा से संबंधित जो ऊतक मिलेगा, लसीकाभ ऊतक, वो क्या कहलाएगा? माल्ट। अब माल्ट बेटा हमारी आहार नाल में भी होएगा। किसमें होएगा? हमारी आहार नाल, यानी पाचन से संबंधित जो नाल है उसमें भी होएगा म्यूकोसा। सर श्लेष्मा जनन मूत्र पथ में भी थी, अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आपने दिमाग चलाया हो, सोचिए कहीं ना कहीं श्लेष्मीय पदार्थ निकाला था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ने। याद आ रहा है? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि थी जिसने कुछ श्लेष्मा युक्त पदार्थ निकाला था, यानी जनन मूत्र पथ जो था उसमें भी श्लेष्मा। सोचो श्वसन होता है। मैंने उस दिन आपको बोला था, ये कल की बात है, मैंने बोला नाक में जब हाथ डालते हैं थोड़ा लिसलिसा सा पन है, वो क्या है? श्लेष्मा। एक बालिका ऐसे करने लग गई थी, इमोजीज भेजने लग गई थी। तो बी प्रैक्टिकल, हमारे श्वसन पथ में भी श्लेष्मा है, हमारे पाचन पथ में भी श्लेष्मा है, जनन मूत्र पथ में भी श्लेष्मा है। अब वो श्लेष्मा निकालने वाली जो स्तर है उसका नाम है श्लेष्मा स्तर, म्यूकोसा लेयर। और उस म्यूकोसा लेयर में जो लिम्फॉइड ऊतक मिलेगा, ऐसे ऊतक जो म्यूकोसा स्तर में मिलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? सर माल्ट बोलेंगे, जो हमारे शरीर का 50% लिम्फॉइड ऊतक बनाते हैं। यहां से आता है प्रश्न। आई होप ये इतना सा माल्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्त ये हमारा समाप्त होता है, और क्या समाप्त होता है? ये हमारे प्राथमिक और द्वितीय लसीकाभ अंग समाप्त होते हैं। तो प्राथमिक कौन थे? बोन मैरो और थाइमस। याद रखना, टी लिम्फोसाइट के परिपक्वन परिवर्धन के लिए क्या चाहिए था? बोन मैरो भी चाहिए थी, थाइमस ग्रंथि भी चाहिए थी। भूल मत जाना, प्रश्न पूछा जाएगा। द्वितीय लसीकाभ अंग वो होते हैं जहां पर लसीकाणुओं को स्टोर किया जाता है और उनका
क्रिया स्थल जो होता है, जहां पर वो काम करेंगी, प्रतिजन से क्रिया करके प्रभावी रूप से क्रियाशील कोशिका में बदलेंगी, वो कहां है? वो द्वितीय लसिका भंग है। वो द्वितीय लसिका भंग आपने सीधे सीधे 3 याद रखना है। कौन कौन सा? प्लीहा याद रखना है, प्लीहा से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा आपको लसिका गांठ याद रखना है, और तीसरा आपको माल्ट याद रखना है। ज्यादातर प्रश्न आपके माल्ट से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। यहां तक की बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। यहां तक की बात में किसी को कोई लॉजिकल कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ जी विकास कुमार, वो एक माल्ट का भाग है, लेकिन उसको हम सहायक ग्रंथि बोलेंगे। बिल्कुल डीसीपी चिट्रोले, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, क्या सर ये मुख से गुदा तक होता है? बेटा ये जो म्यूकोसा, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये सिरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ये कहां से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है मुख से, स्टार्ट नहीं होती। ये बेसिकली मुख तो एक छिद्र था। अगर मैं आपको बताऊं, ये इस तरीके से मान लो ये मुख है, ये हमारी नोजी है और ये हमारा मुख है। ये हमारी नोजी और ये हमारा मुख है। तो ये मुख जो होता है, यहां से मस्कुलरिस म्यूकोसा, म्यूकोसा यहां से स्टार्ट नहीं होती। कहां से स्टार्ट होती है? यहां से। ये एक नलिका होती है, इस तरीके से 2 नलिकाएं हैं। तो आगे वाली जो नलिका ये श्वसन से संबंधित है, उसके पीछे वाली नलिका जो होती है ये पाचन से संबंधित होती है। इसका नाम होता है ग्रसिका। तो ये जो ग्रसिका जो होती है यहां से स्टार्ट होती है। क्या? 4 स्तरें। वो जो 4 स्तर जो मिल रही थी ना, वो 4 स्तर यहां से स्टार्ट होती हैं। तो ग्रसिका से लेकर गुदा तक हम बोलते हैं क्या पाई जाती है? 4 स्तरें पाई जाती है। मुख तो क्या है? छिद्र है। हाँ जी, ईसोफेगस से स्टार्ट होती है। सर टॉन्सिल्स क्या थे? बेटा अगर आपको कल याद आ रहा हो, कल मैंने आपको बताया था, कल ये बात बताई थी। इस तरीके से ये जो गांठें जो थी, जिनको हमने लसिका गांठ या लसिका ग्रंथि बोली थी, ये यहां पर ज्यादा होती हैं। यहां पर इस जगह पर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टॉन्सिल्स बोलते हैं। हाँ जी सर, कान में म्यूकस होता है, कान में सीबम होता है, ऑयल होता है, जिसको हम सिरुमन बोल देते हैं। सीबम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सिरुमन बोल देते हैं। CERUMEN, सिरुमन। सीबम होता है एक प्रकार का तेलीय पदार्थ होता है। सर खाना आगे वाली नलिका में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इससे बचने के लिए क्या होती है? एक ढक्कन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ढक्कन। ध्यान से सुनना, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? यहां पर जिसको हम बोलते हैं क्या? कंठछद बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ताकि खाना यहां पर ना आए, क्योंकि ये श्वसन पथ से संबंधित है। सर एडम्स एप्पल क्या होता है बेटा? ये जो हमारे यहां पर जो हमारी ये नलिका होती है, कौन सी? ये वाली जो नलिका जो होती है, श्वसन पथ वाली नलिका जो होती है, इसमें ये सबसे पहले जो होती है, इसका नाम होता है क्या? स्वर पेटिका होती है। इसको हम स्वर पेटिका बोलते हैं या लैरिंग्स बोलते हैं इसको हम। ये जो लैरिंग्स जो होता है, और उसके नीचे कौन होता है बेटा जी? याद रखना, ये हमारी श्वास नलिका होती है, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। हम इसकी बात नहीं कर रहे। ये जो स्वर पेटिका जो होती है, जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, इसके ऊपर क्या मिलती है? उपास्थियां मिलती है। जब आएगा तब वहां पर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 4 प्रकार की उपास्थियां मिलती है, जिसमें से एक उपास्थि होती है। जैसे ये क्या होती है? उपास्थियां होती है जो कोमल होती हैं। अस्थियां थोड़ी सी कठोर होती है, उपास्थियां थोड़ी लचीली होती है। तो यहाँ पर उपास्थि होती है, जिसमें से एक उपास्थि होती है जिसका नाम क्या होता है? थायराइड कार्टिलेज। वो थायराइड कार्टिलेज नर के अंदर थोड़ा सा फूल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं। सर एनसीईआरटी भी पढ़ा दीजिए। तुम भोंदू के भोंदू लाल रहोगी एसपी गर्ल। तुम मेरे से हमेशा रोज डांट खाने का काम करते हो, तुम्हारा रोज का रोज नाटक हो चुका है। तुम बिल्कुल भोंदू की भोंदू लाल हो। तुमको उस दिन मैंने बताया था कि हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ने वाले, लेकिन तुम मूर्ख हो और वापस से वही मूर्खता पने वाली बात करते हो, तुम जान पूछकर। सर टॉन्सिल्स और लिम्फॉइड क्या पूछ रहा है मेरे भाई सिद्धू जी? टॉन्सिल्स और लिम्फॉइड टिश्यू सेम है? ये लिम्फॉइड ग्लैंड सेम है? हाँ जी, ये लिम्फॉइड ग्लैंड्स है या लिम्फ नोड्स हैं। टॉन्सिल्स जो है वो क्या है? लिम्फ नोड्स है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बंद कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कि भैया उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। सर उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रिया का मतलब
याद करिए हम लोगों ने दो प्रकार की अनुक्रिया देखी थी। एक देखी थी प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, एक देखी थी हमने द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया देखी थी। एक हमने प्राइमरी इम्यून रिस्पांस देखा था, एक हमने सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस देखा था, वो हमने प्रतिरक्षा अनुक्रिया देखी थी। अब यहां पर हम पर्टिकुलरली उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रिया देख रहे हैं। अब जरा सोचिए उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रिया किससे संबंधित है मेरे भाई, जल्दी से मुझे बताना। ये उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रिया जो है वो किससे संबंधित है, जरा सोचिएगा ये किससे रिलेटेड है, दिमाग लगाओ ये किससे रिलेटेड है। उपार्जित प्रतिरक्षा किससे संबंधित होती है, लसिकाणुओं से संबंधित होती है या नहीं, दिमाग लगाओ। उपार्जित प्रतिरक्षा किससे संबंधित होती है, क्या उपार्जित प्रतिरक्षा जो है क्या वो लसिकाणु से संबंधित है? हाँ जी। किससे संबंधित है सर? लसिकाणुओं से। भाई लसिकाणु जो आगे चलकर प्रतिरक्षी बनाएंगे, किससे रिलेटेड है सर? लसिकाणु से। इतनी सी बात समझ में आती है किससे रिलेटेड है? लिम्फोसाइट से रिलेटेड है। अब लसिकाणु हमारे कितने प्रकार के थे सर? दो प्रकार के थे। एक थे हमारे बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और एक हमारी थी कौन सी? टी लिम्फोसाइट थी। एक हमारी थी बी लिम्फोसाइट और एक है हमारी टी लिम्फोसाइट। ठीक है जी, इतनी सी बात समझ में आती है बेटा। ये टी लिम्फोसाइट के मैंने आपको कुछ प्रकार बताए थे, अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आपको याद आ रहा हो मैंने आपको कुछ प्रकार बताए थे। टी हेल्पर, टी किलर, टी मेमोरी, टी सप्रेसर, ऐसा कुछ याद आ रहा है? चार प्रकार थे। बी लिम्फोसाइट के मैंने आपको दो प्रकार बोले थे, एक प्लाज्मा बी सेल और एक बोला था मेमोरी बी सेल, याद आ रहा है? जिसमें से मैंने आपको इन दोनों का कार्य बताया था। क्या था जरा सोचिए? मेमोरी बी सेल और टी मेमोरी सेल, इनका कार्य क्या होएगा? जो भी प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया होएगी उसकी सूचनाओं को क्या करना? स्टोर करना, यानी PIR की सूचनाओं को क्या करना? स्टोर करना। क्या ये बताया है कि नहीं बताया? अरे स्मृति किस पर आधारित होती है? इन्हीं कोशिकाओं पर ही तो आधारित होती है। डन। तो इनका काम क्या होता है? PIR क्या था? प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस की सूचनाओं को क्या करना सर? स्टोर करना। ये जनाब इसका कार्य हो गया। सर ये टीके और टीएस में इनका कार्य आपने अभी नहीं बताया, नहीं बताया। ये टी हेल्पर क्या करता है सर? ये टी हेल्पर जो होता है ये प्लाज्मा बी कोशिका को प्रेरित करता है, क्या बनाने के लिए सर? एंटीबॉडी बनाने के लिए। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। डन ना? इतनी बात जानते हैं ना अच्छे से ना? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब बात आ रही है आपके शरीर में अगर रोगाणु जाएगा तो आपके शरीर में दो चीजें हैं। क्या? एक है ऊतक और एक है तरल। थोड़ा लॉजिकली जरा सोचिए, हमारी बॉडी जो है उस बॉडी में दो ही तो चीज हैं। सोचो, एक हमारे अंदर तरल पदार्थ है और एक हमारे अंदर कौन है भैया? ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ किस रूप में मिल रहा है सर? ऊतकों के रूप में मिल रहा है या अंगों के रूप में मिल रहा है। और तरल पदार्थ जो है या तो रक्त है या लसिका है। मेजरली हमारे अंदर दो तरल पदार्थ है जो बह रहे हैं। एक तो तरल पदार्थ, एक तो रक्त बह रहा है, एक लसिका बह रही है। और ठोस पदार्थ हमारे अंदर कौन है सर? ऊतक है। अब आप जरा सोचिए, आपके अंदर अगर कोई रोगाणु गया, मान लो श्वसन पथ से चला गया, श्वसन पथ से होते हुए आपके फेफड़े में गया, फेफड़ों से जो भी चीज होती है वो हमारे रक्त में जाती है। अरे भैया आपने ऑक्सीजन ली, वो ऑक्सीजन अंदर किस में जाएगी? फेफड़े। फेफड़े से होते हुए किस में जाएगी? हमारे ब्लड में ही तो जाती है ना। इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं, यानी जो भी रोगाणु जाएगा वो हमारे रक्त में जा सकता है या हमारी लसिका में जा सकता है, यानी हमारे तरल पदार्थ में जा सकता है। अब रक्त से होता हुआ कहां जाएगा? रक्त से होता हुआ या त्वचा से होता हुआ, छेद हो गया, त्वचा से होता हुआ कहां जा रहा है सर? ऊतकों के पास जा रहा है। यानी इन दो जगह पर हमारी बॉडी में अगर रोगाणु जाता है तो हमें इन दोनों जगह पर उसको जाकर मारना पड़ेगा। या तो तरलीय माध्यम में मारना पड़ेगा या किसी ठोस ऊतकों के पास जाकर मारना पड़ेगा। अब लॉजिकली जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। सहज प्रतिरक्षा में हमने मारक कुटाई करी थी, याद करिए। मोनोसाइट बाहर निकली थी, न्यूट्रोफिल्स बाहर निकली थी, मोनोसाइट बाहर निकली थी, मैक्रोफेज बन गई थी, भक्षण करा दिया था। हाँ जी, लेकिन अगर वो काम ना करे तो हमारे पास लास्ट उपाय क्या था सर? लिम्फोसाइट्स काम करेंगे, मैंने कहा। अब हमारी जो बी लिम्फोसाइट है यही तो एंटीबॉडी बनाती हैं। बी लिम्फोसाइट क्या बनाती हैं सर? एंटीबॉडी बनाती हैं। और उन एंटीबॉडी को कहां डाला जाता है? तो बेटा एंटीबॉडी जो होती है वो तरल में डाली जाती है। जो एंटीबॉडी जो होती हैं, एंटीबॉडी जो होती हैं वो कहां डाली जा रही हैं सर? तरल में डाली जा रही है, यानी रक्त में डाली जा रही है, लसिका में डाली जा रही है। कौन? हमारी एंटीबॉडी।
तो अब आप मुझे बताइए वो एंटीबॉडी कहां जाकर कार्य कर रही है? एक तरल माध्यम में जाकर कार्य कर रही है, एक ठोस माध्यम में जाकर कार्य कर रही है? हाँ जी, सोचिए, ये एंटीबॉडी जो है एसपी गर्ल, दिस इज लास्ट एंड फाइनल वार्निंग, लास्ट एंड फाइनल वार्निंग। ठीक है बेटा, इतने बड़े नहीं हुए हो, ये फालतू की चीजें तुम लिखोगे बार बार। ठीक है, कहीं तुम्हें नुकसान ना हो जाए, इसीलिए बोल रहा हूं, चुपचाप बैठ के पढ़ लो। ठीक है, चुप रहो बिल्कुल और शांति से पढ़ लो। नहीं पढ़ना मेरे को बता देना, क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक, ये एंटीबॉडी जो होती है ये किस में जाकर काम करेंगी? सर एक तरलीय माध्यम में जाकर क्या करेंगी? काम करेंगी। किस में जाकर काम करेंगी? सर तरल माध्यम में जाकर काम करेंगी। कौन? ये एंटीबॉडी। तो अब आप मुझे बताइएगा, एक वर्ड में लिख रहा हूं, तरल मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स। प्रतिरक्षा मीन्स इम्यून। मध्यित का मतलब मीडिएटेड। और तरल को बेटा इंग्लिश में बोला जाता है ह्यूमर। क्या बोला जाता है? ह्यूमर। ह्यूमर। तो HMIR बोल देते हैं, या रिस्पॉन्स को S भी बोल देते हैं, सिस्टम भी बोल देते हैं। HMIS का मतलब क्या था? ह्यूमर मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या ह्यूमर मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तरल मध्यित प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब क्या होगा? जरा थोड़ा सा सोचिए। यानी ऐसी प्रतिरक्षा अनुक्रिया, यानी ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी इम्यूनिटी एक रिस्पॉन्स दिखा रही है। क्या बनाकर? सर एंटीबॉडी बनाकर। जो कहां काम कर रही है? हमारे अंदर तरल में काम कर रही है। हमारे अंदर तरल कौन बेसिकली? हमारे रक्त में जाकर काम कर रही है। हेलो, ये एक फोटो भेजी है। ये एक बच्चा है, लगातार कंटिन्यूअसली स्पैमिंग किए जा रहा है। इसको क्लास से ब्लॉक कर देना है परमानेंटली। हाँ जी, एंटीबॉडी जो थी आईजी किस में काम कर रही थी? तरल में काम कर रही थी। वो तरल जो है वो रक्त भी हो सकता है, लसिका भी हो सकता है। इसके अंदर जाकर ये एंटीबॉडी क्या करती है? काम करती है। तो ऐसी प्रतिरक्षा अनुक्रिया को हम क्या बोलेंगे? HMIS, ह्यूमर मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, तरल मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। यहां तक की बात बताइए, यहां तक की बात में कोई कंफ्यूजन है? चलें आगे। नेक्स्ट, अब आप मुझे बताइएगा, तरल मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन थी? एंटीबॉडी। और जनाब एंटीबॉडी कौन बना रही है? बी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी कौन बना रही है? सर बी लिम्फोसाइट।
कौन बना रही है बेटा? बी लिम्फोसाइट बना रही है। तो बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडी बनाती है, और वो एंटीबॉडी जो होती है वो तरल में जाकर काम कर रही है। ऐसी प्रतिरक्षा अनुक्रिया को हमने क्या बोला था? तरल मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं अगर रोगाणु ऊतक में आ गया तो, अगर रोगाणु जो है अगर वो ऊतक में आएगा तो कौन काम करेगा? अगर रोगाणु ऊतक में आएगा तो ऊतक में कौन काम करेगा? तो ऊतक में काम करेगा टी लिम्फोसाइट। अब आप सोचकर आराम से सोचना और दिमाग लगाकर आंसर देना, कौन सी टी लिम्फोसाइट रोगाणु को मारने का काम करेगी? यहां पर आराम से सोचना, इनका नाम जरा पढ़ना। जिसमें से टी हेल्पर का कार्य मैंने आपको बता दिया। टी हेल्पर क्या करेगी? वो इस प्लाज्मा बी कोशिका से एंटीबॉडी बनवाने के लिए प्रेरित करेगी। टी मेमोरी क्या करेगी? जो भी प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया होगी उसकी मेमोरी को स्टोर कर लेगी। ये टी एस है, एस का मतलब होता है सप्रेसर यानी संदमक, और ये टी के है, के मतलब किलर यानी मारक। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, यहां पर वर्ड आ रहा है संदमक और यहां पर वर्ड आ रहा है किलर, मारक। तो हमें ऊतक के अंदर अगर कोई रोगाणु आया है तो उसे हमें क्या करना है? मारना है। तो उसको मारने का काम कौन करेगी? सर टी किलर कोशिका करेगी। तो अब आप मुझे बताइएगा, टी किलर कोशिका क्या तरल में जाकर काम कर रही है या ऊतक में जाकर काम कर रही है? सर ऊतकों में जाकर काम कर रही है। और ऊतक किससे बने हुए हैं? सर ऊतक जो है वो सेल से बने हुए हैं। ऊतक किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। यानी ये टी लिम्फोसाइट का ये टाइप जो है, टी लिम्फोसाइट का ये प्रकार जो है, क्या वो सेल्स के समूहों में जाकर, ऊतक में जाकर, सेल्स में जाकर काम कर रहा है? तो ऐसी प्रतिरक्षा अनुक्रिया को जरा दिमाग लगाइए, क्या मैं बोल सकता हूं कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया? कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, क्या बोल सकते हैं इसको? CMIS। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइएगा टी लिम्फोसाइट कहां पर जाकर काम कर रही है? सर किसी ठोस माध्यम में जाकर काम कर रही है, और पर्टिकुलरली कौन सी टी लिम्फोसाइट? टी किलर लिम्फोसाइट, जो क्या करेगी? उस ऊतक में जो रोगाणु आएगा उसको मारेगी। तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होएगा वो कौन दर्शा रही है? टी लिम्फोसाइट दर्शा रही है। और HMIS जो होती है, अच्छा इसको हम क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्स या सिस्टम, इसको हम क्या बोलेंगे? CMIS। इसको हमने क्या बोला है? HMIS। इसका एक और नाम लिख सकता हूं, जरा ध्यान से सुनना। क्या मैं इसको प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया भी बोल सकता हूं? यह भी जरा सोचना। क्या मैं इसको प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया भी बोल सकता हूं? प्रतिरक्षी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सर एंटीबॉडी। तो हम इसको AMIS भी बोल देते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो दोस्त याद रखना, भूल मत जाना कि बी लिम्फोसाइट जो है वो कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया दिखाती है? सर AMIS, जिसको हम HMIS भी बोल सकते हैं। टी लिम्फोसाइट जो है वो कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है? CMIS यानी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा, बताओ बी लिम्फोसाइट कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया दर्शाती है? बी लिम्फोसाइट, तो याद रखना बी लिम्फोसाइट जो है वो AMIS या HMIS रिस्पॉन्स दर्शाती है, जबकि टी लिम्फोसाइट जो होती है वो CMIS रिस्पॉन्स दर्शाती है। तरल में प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट काम नहीं करती बेटा, जाए कि ये समझो। मान लो कंफ्यूजन किस वजह से हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा अरे ये तो तरल में काम कर रही है। बी लिम्फोसाइट तरल में काम नहीं कर रही।
बी लिम्फोसाइट का एक टाइप था प्लाज्मा बी कोशिका, ठीक। हाँ सर, ये प्लाज्मा बी कोशिका ने क्या बनाई, एंटीबॉडी बनाई। अब इस एंटीबॉडी को डाला जा रहा है किसमें, रक्त में। बी लिम्फोसाइट को रक्त में नहीं डाल रहे, एंटीबॉडी जो इसने बनाई है उसको डाल रहे हैं किसमें, रक्त में। तो एंटीबॉडी किसमें बह रही है, रक्त के अंदर बह रही है या लसिका के अंदर बह रही है। तो बह कौन रही है, क्या बी लिम्फोसाइट बह रही है, नहीं। बह कौन रही है, कौन फ्लो कर रही है, सर एंटीबॉडी। तो हमने क्या बोला कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का मतलब यानी ऐसा इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडी द्वारा बनाया जा रहा है, जो कहां पर काम कर रही है, सर तरल में काम कर रही है। हाँ जी, कोई इस एसपी गर्ल को कोई समझा सकता है, मैं तो नहीं समझा पा रहा हूं बेटा। मैं नहीं चाह रहा हूं तुमको निकालना, लेकिन तुम अगर उतारू हुई पड़ी होगी बहुत ही ज्यादा कि हमको निकाल दो, किसी भी आंसर नहीं दिया जा रहा है, कोई हमें आंसर नहीं दिया जाता, बाद में पछताना ना पड़े, मत करो। मौका दे रहा हूं, मत करो, बार बार स्पैम मत करो, मत करो, मत करो, ठीक है। ईगो पे मत लिया करो हर चीज को, अगर टीचर डांट देता है तो। और डाटा क्यों है वो तुमको समझ में आना चाहिए। बार बार कंटिन्यूअसली बोल रही हो एनसीईआरटी रीड करा दो, एनसीईआरटी रीड करा दो। अगर क्लासेस को स्टार्टिंग से इस चैप्टर को सुन रही होती तो ये फालतू की बकवास ना करती क्लास में आकर। तुम जब तुमको बोला है कि इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना, अगर तुमने ध्यान से सुना होता, उसके बावजूद अगर तुम लगातार स्पैम कर रही हो और फिर मैं तुमको मना कर रहा हूं और फिर वापस से उल्टी बातें कर रही हो, फिर भी मैं तुमको चांस दे रहा हूं, फिर भी तुम नहीं मान रही हो, तो मेरे पास लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा बेटा। सर ह्यूमर तो काला पित्त और पीला पित्त भी होता है, वो बेटा हिपोक्रेट्स और भारतीय आयुर्वेदिक तंत्र के अनुसार था। हमने बोला वो तरल जो हमारे शरीर में बह रहा है वो कौन है, रक्त और लसिका है, जो सर्कुलेट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह वापस आ रहा है। हाँ जी, बोलिए। यहां तक कोई तकलीफ? ये दोनों आपको समझ में आ गए? एक बार जरा फटाफट यहां पर पढ़ लीजिएगा बेटा, ताकि जो चीज समझाई है आपको नोट्स के फॉर्म में लिखनी होती है ना, वो लिखी हुई है सब कुछ। पहले चीज को समझ, फिर उसके आगे बढ़। हाँ जी, सर एक क्वेश्चन मैंने भी पूछा कल, आपने आंसर नहीं दिया। यहां पर है ना हजारों की तादाद में बच्चे हैं, किस किस का आंसर दे पाऊंगा? थोड़ा सा लॉजिकली जरा सोच मेरे को। तुमने तो अपने हिसाब से बोल दिया, मेरा आंसर नहीं दिया है, मेरा आंसर नहीं दिया, मेरा आंसर नहीं दिया, मेरा आंसर नहीं दिया। बी लिम्फोसाइट और टी हेल्पर बना के एंटीबॉडी बनाता है, तो टी किलर एंटीबॉडी कैसे हुआ सर? टी किलर एंटीबॉडी कैसे हुआ बेटा? हमारे शरीर में बी लिम्फोसाइट ने की, प्लाज्मा बी कोशिका ने एंटीबॉडी बनाई, ये एंटीबॉडी रोगाणु को मार रही है, यानी इसका काम है मारना, निष्क्रिय कर देना, खत्म कर देना। टी किलर जो होती है ये भी मारती है, कैसे मारती है? भक्षण कर देती है। जैसे जैसे कौन भक्षण कर रही थी? न्यूट्रोफिल्स। और जैसे कौन भक्षण कर रही थी? आपकी मोनोसाइट्स या मैक्रोफेज भक्षण करती है, वैसे टी किलर भी क्या करती है? भक्षण करती है। ये भक्षण नहीं करती है, एंटीबॉडीज भक्षण नहीं करती हैं, ये निष्क्रिय कर देती हैं। उसका जो रासायनिक संरचना जो होती है रोगाणु की, उसके बॉन्ड में चेंज कर देती है, उसके बंधों में बदलाव कर देती है, जिससे वो निष्क्रिय हो जाता है। तो ये भी एक तरीके से रोगाणु को क्या कर रही है? मूर्छित कर रही है, यानी निष्क्रिय कर रही है, और ये क्या कर देती है? मार देती है। ये चीज थी।
हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई है। चलिए, उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रिया दो प्रकार की थी। एक थी तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ये प्रतिरक्षा जो है वो रक्त में पाई जाती है, मैंने आपको बता दिया, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, तरल प्रतिरक्षा कहा जाता है। यह दो प्रकार की प्रतिरक्षा मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया में से एक है, यानी जो दो प्रकार की आपकी प्रतिरक्षा अनुक्रिया उनमें से एक है। कौन सी? HMIS। नेक्स्ट, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया जो होती है, जिसको हम सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स या इम्यूनिटी बोलते हैं। ये कौन होता है? ये कौन बनाने का काम करता है? टी लसिकाणु जो होती है वो CMIS का निर्माण बनाती है, याद रखना। अब इधर देखिएगा, यहां तक की बातें अगर आपने सुन ली है, समझ ली है, तो ये तो था ये जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। डिटेल में हमें जो चीज समझनी थी वो ये थी। AMIS जो होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और CMIS था सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र और प्रतिरक्षा मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र। इसको HMIS भी बोलते हैं, तरल प्रतिरक्षा मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र। अब हमारी बॉडी में ये जो है केवल 30 to 40% पोर्शन बनाती है, जबकि CMIS जो होती है वो 60 to 70% पोर्शन हमारे अंदर रोगाणुओं को मारने के लिए जो उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रिया जो होती है उसका लगभग 60 to 70% पोर्शन कौन बनाती है? CMIS। और AMIS जो होती है वो लगभग 30 to 40% पोर्शन बनाती है। अब इधर सुनना, समझने की कोशिश करना, जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सोचना, दिमाग लगाना। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई अंग खराब हो गया है, सर टी किलर भी तो एंटीबॉडी के रूप में डाली जाती है, कहां से उठकर आया भाई? क्या पूछ रहा है तू यार? यहां पर टी किलर एंटीबॉडी के रूप में डाली जाती है, टी किलर एंटीबॉडी बना रही है यहां पर। टी किलर एंटीबॉडी बना रही है यहां पर। तुमको पढ़ाने वाले बदल जाएंगे, सच्ची कह रहा हूं मैं। तुम लोगों ने जो ये रोज क्लास में ये जो कर रखा है ना, रोज की रोज, रोज का नाटक हो चुका है, रोज का रोज। किसी एक टीचर को टिकने दोगे तुम? किसी एक टीचर को? जरा दूसरे संस्थान में जाकर देखना, एक झटके में तुमको निकाल देते तुम जैसे मूर्खों को। टी किलर एंटीबॉडी देगी। टी हेल्पर थी जो एंटीबॉडी बनवा रही थी, टी किलर एंटीबॉडी बनवा रही थी क्या? कुछ बोल दो तो इनसे सहन नहीं होता है, और कुछ कह दो तो गुस्सा क्यों होते हो? शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो। तुम कितने टीचर बदलवा दोगे? कितने टीचर चेंज कराओगे तुम मेरे को बताओ? पढ़ना लिखना नहीं है, कोई चीज समझा रहे हैं उसको सुन ले, उनको समझ ले, लेकिन नहीं, हम बाज नहीं आएंगे बिल्कुल भी। AMIS क्या थी? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, यानी ऐसा इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडी द्वारा दर्शाया जा रहा है, एंटीबॉडी काम कर रही है। और एंटीबॉडी कौन बना रहा है? बी लिम्फोसाइट बना रही है। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम यानी सेल काम कर रही है। कहां पर? टिश्यूज के अंदर सेल पर जाकर दूसरी सेल काम कर रही है। कौन सी सेल काम कर रही है? टी किलर सेल काम कर रही है। डन? अब क्लियर है? यहां पर सेल काम कर रही है, यहां पर एंटीबॉडी काम कर रही है। एंटीबॉडी कौन बना रही थी? बी लिम्फोसाइट। सेल कौन सी काम कर रही है? टी लिम्फोसाइट काम कर रही है। क्लियर है? अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा था, मैंने इतनी सी बात पूछी, मुझे बताओ, अगर किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है, मान लो किसी की किडनी खराब हो गई है, किडनी खराब हो गई, कोई अंग खराब हो गया, अंग किससे बना हुआ है? ऊतकों से। ऊतक किससे बने हुए हैं? कोशिकाओं से बने हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है, ये कोई व्यक्ति है, उसके शरीर का कोई अंग खराब हो गया है, अंग किससे बना हुआ है? ऊतकों से बना हुआ। ऊतक किससे बने हुए? कोशिकाओं से बने हुए हैं। अगर ये खराब हो जाता है तो हम बाहर से कोई अंग यहां पर प्रत्यारोपण करेंगे?
क्या करेंगे? प्रत्यारोपण करेंगे, किसी बाहरी अंग को हम अंदर डालेंगे, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। हाँ सर करेंगे। किडनी का अगर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे यानी सेल्स आ रही है, ऊतक आ रहा है, अंग आ रहा है, अंग ऊतक से बना हुआ, ऊतक सेल से बनी हुई है, यहां पर सेल आ रही है, तो बताओ मुझे कौन सा इम्यून सिस्टम यहां पर काम करेगा? AMIS या CMIS? जल्दी से। AMIS या CMIS? कोशिकाएं आ रही हैं, तरल थोड़ी ना आ रहा है, कोशिकाएं आ रही है ना, तो यहां पर कौन सा इम्यून सिस्टम काम करेगा? CMIS। और ये बहुत फेमस सवाल है नीट का, और ये चीज याद रखना, क्या अंगों का जब प्रत्यारोपण होता है तो कौन सा प्रतिरक्षा अनुक्रिया काम करती है? हमारी CMIS। अब आपसे दूसरे तरीके से ये प्रश्न पूछ लिया, अगर अंगों का प्रत्यारोपण होता है तो कौन सी लिम्फोसाइट काम करती है? B लिम्फोसाइट के T लिम्फोसाइट? तो आप सीधा बोलेंगे सर T लिम्फोसाइट। क्यों? क्योंकि CMIS जो होती है वो किसके द्वारा निर्मित होती है? सर T लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होती है। यही चीज यहां पर इस तरीके से यहां पर लिखी हुई थी कि अगर हृदय का, नेत्र का, वृक्क का, यकृत का, इन सभी चीजों का अगर ये संतोषजनक रूप से काम करना बंद करे, संतोषजनक मीन्स नॉर्मल काम करना, अगर ये नॉर्मली काम ना करे, हमारा हृदय, हमारे नेत्र, हमारा किडनी, हमारा लीवर अगर ढंग से संतोषजनक यानी नॉर्मली अगर काम करना बंद कर दें, तो हमें क्या करना पड़ेगा जनाब? हमें इनका एक ही मात्र उपाय है, क्या करना पड़ेगा? इनका प्रत्यारोपण करना पड़ेगा, इनका ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। और अगर इनका ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा तो उस टाइम पर कौन काम करेगा जनाब? याद रखना, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया जो होती है वो काम करती है, वो ट्रांसप्लांटेशन होने से रोकती है। अब आपका यही प्रश्न होएगा, सर ये जो CMIS जो है ये प्रत्यारोपण को अगर रोकेगी यानी ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन को रोकेगी, और थोड़ा कॉमन सेंस, कोई बाहरी चीज अगर शरीर में आ रही है तो हमारे शरीर को तो यही लगेगा कि क्या आ रहा है सर? प्रतिजन आ रहा है। सोचो हमारे शरीर को क्या फील होएगा, हमारे इस इम्यून सिस्टम को क्या लगेगा कि भैया क्या आ रहा है? कोई बाहरी चीज आ रही है यानी क्या आ रहा है? एक प्रकार का प्रतिजन आ रहा है, तो उसके खिलाफ काम करेगी T लिम्फोसाइट यानी CMIS जो है वो प्रत्यारोपण होने से रोकेगा। अब हम तो फंस गए, हमें तो प्रत्यारोपण कराना है लेकिन CMIS प्रत्यारोपण करने नहीं दे रहा, तो क्या हमें उस CMIS को उस प्रतिरक्षा अनुक्रिया को संदमित करना पड़ेगा? सोचो, उस हिसाब से तो फिर कभी ट्रांसप्लांटेशन हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है यानी हमें इस CMIS को क्या करना पड़ेगा सर? संदमित करना पड़ेगा। अब सर संदमित कैसे किया जाता है? तो संदमित करने के कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका होता है क्या डाल देना? प्रतिरक्षी संदमक यानी प्रतिरक्षा संदमक का उपयोग करना। सर प्रतिरक्षा संदमक ये कौन होते? केमिकल्स होते हैं। सर कौन से केमिकल्स होते हैं? ये आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। ये कौन है सर? साइक्लोस्पोरिन ए कौन है? ये एक केमिकल है जो किससे प्राप्त होता है? एक कवक से प्राप्त होता है। उस कवक का नाम आपने सीधा सीधा याद रखना है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। सर ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कौन है बेटा? ये एक कवक है। इस कवक से हमें एक केमिकल मिला जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। सर ये साइक्लोस्पोरिन ए क्या करेगा? ये संदमित करेगा किसको? हमारी CMIS को, हमारे T लिम्फोसाइट में T किलर के काम करने को क्या करेगा? संदमित करेगा। और अगर T किलर काम नहीं करेगी उस टाइम पर, तो हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। इतनी सी बात थी जो आपको समझनी थी, यहां पर जो समझने लायक थी, यहां तक की बात थी जो आपको समझानी थी। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। AMIS और CMIS जो होते हैं ये प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रिया जो होती है वो दो तरीके से होती है। हाँ जी सर, साइक्लोस्पोरिन तो एंटीबायोटिक है। नहीं बेटा, एंटीबायोटिक्स में ज्यादातर सिलिन आता है, एम्पिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है जी, एम्पिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो एक
जैविक रसायन है जो हमें कवक से मिल रहा है, जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को संदमित कर रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर हम कुछ चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने बोला अगर हमारे शरीर में अगर एंटीजन जाता है तो कैसे कैसे काम होने वाला है, किस तरीके से काम होएगा। मैंने बोला अगर मेरे शरीर में एंटीजन जाएगा तो सबसे पहला काम क्या होएगा। अभी बता रहा हूं सर, टी किलर में और न्यूट्रोफिल्स में क्या डिफरेंस है। बेटा टी किलर जो थी वो टी लिम्फोसाइट के प्रकार थे, और न्यूट्रोफिल्स जो थी वो खुद एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी थी। ठीक है, टी न्यूट्रोफिल्स जो होती है, देख डिटेल में जाएगा तो तेरे को पता लगेगा कि डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है ए ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट जो होती है वो फर्दर आपकी दो प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट मोनोसाइट और लिम्फोसाइट मोनोसाइट हमारी ए ग्रेन्युलोसाइट होती है, अकणिकीय कोशिकाएं होती है, और कणिकीय कोशिकाएं जो होती है हमारी तीन प्रकार की होती है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और ऑइसिनोफिल। इनके अंदर प्रोटीन के कुछ कण पाए जाते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स भक्षण कर रही थी, 60 to 65% मिल रही थी। सिमिलरली टी किलर जो है ये भी भक्षण करती है, लेकिन टी किलर जो है वो किसका टाइप है, टी लिम्फोसाइट का टाइप है, जो कहां पर बनती है, थाइमस ग्रंथि में बनती है। न्यूट्रोफिल्स कहां पर बन रही थी, बोन मैरो में बन रही थी। हाँ जी, हमको नहीं पता पूनम कुमारी क्या होता है। हाँ जी, हमारे शरीर में अगर एंटीजन जाएगा तो सबसे पहले जाकर किसके संपर्क में आता है, मैक्रोफेज के संपर्क में आता है। ये मैक्रोफेज जो होती है ये कुछ रसायन निकालती है। अगर आप में से किसी को कोई रसायन याद आ रहा हो, मैक्रोफेज ने एक रसायन निकाला था जिसका नाम था पायरोजन, और ये पायरोजन जो था ये क्या करता है सर, ये पायरोजन जो होता है हमारे शरीर के तापमान को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, शरीर के तापमान को बढ़ाने का काम करता है। कौन, ये पायरोजन। पायरोजन जो होता है वो शरीर के तापमान को बढ़ाता है। ये मैक्रोफेज क्या निकाली थी, पायरोजन, और पायरोजन जो था वो शरीर के तापमान को बढ़ा रहा था। हमारे शरीर में प्रतिजन आता है, प्रतिजन जैसे ही आता है तो मैक्रोफेज के संपर्क में आता है, मैक्रोफेज पायरोजन निकालती है, शरीर के तापमान को बढ़ाया जाता है। ठीक है, और क्या काम करती है ये मैक्रोफेज, एक और केमिकल निकालती है जिसका नाम होता है इंटरल्यूकिन। अगर आपको याद आ रहा हो ये इंटरल्यूकिन वर्ड ये पहले भी आया है। ये कहां पर आया था, किसी बालक को अगर याद आ रहा हो, हमने इंटरफेरॉन पढ़ा था। उस इंटरफेरॉन को जब हमने पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था एक कोशिका से दूसरी कोशिका के पास में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के पास में अगर संदेश पहुंचाना है तो कुछ केमिकल्स लेकर जाते हैं जिनको हमने क्या बोला था, इंटरल्यूकिन बोला था। याद आ रहे हैं। तो मेरे भाई एंटीजन जब आया शरीर में तो मैक्रोफेज ने क्या रिलीज किया सर, मैक्रोफेज जो थी उन मैक्रोफेज ने क्या निकाला था, एक तो पायरोजन निकाला था और क्या निकाला था सर, इंटरल्यूकिन निकाला। अब ये इंटरल्यूकिन क्या है, ये कुछ रसायन है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाएंगे। सर ये कौन सी कोशिका के पास जाएंगे, बेटा ये जो इंटरफेरॉन जो होते हैं ये जाते हैं हमारे, सॉरी ये इंटरल्यूकिन जो होती है ये किसके पास जाती है, हमारी टी हेल्पर लिम्फोसाइट के पास में जाते हैं। किसके पास में जाते हैं, टी हेल्पर लिम्फोसाइट के पास में जाते हैं। किसके पास में जाते हैं, हमारे शरीर में जो टी हेल्पर लिम्फोसाइट है उसके पास में जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं भैया, ये इंटरल्यूकिन। अब ये टी हेल्पर के पास जाएंगे तो बदले में टी हेल्पर जो है फिर ये वापस से कुछ केमिकल निकालती है, और ये केमिकल्स जो होते हैं ये इंटरल्यूकिन जो होते हैं, ये टी हेल्पर से निकलने वाले इंटरल्यूकिन जो होते हैं वो बी लसिकाणुओं के पास जाते हैं और टी लिम्फोसाइट के पास जाते हैं। सर समझ नहीं आ रहा है हमको क्या चल रहा है, वापस से सुनना, आराम से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या बोला, मेरे शरीर में अगर कोई प्रतिजन जाता है तो मेरे रक्त में या मेरे ऊतकों में अगर जाता है तो वहां पर उपस्थित है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज जो होती है, मैक्रोफेज जो होती है उसने क्या निकाला था सर, पायरोजन निकाला था। सर पायरोजन तो मास्ट कोशिका ने निकाला था। अमित कश्यप तो पढ़ाई कर बेटा। मैक्रोफेज ने क्या निकाला था सर, पायरोजन निकाला था। साथ ही साथ मैक्रोफेज ने क्या निकाला, एक केमिकल निकाला जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के पास जा रहा है। हमारी बॉडी में टी हेल्पर लिम्फोसाइट है, हाँ जी टी हेल्पर लिम्फोसाइट है। उसके पास कौन गया, इंटरल्यूकिन, जो कहां से निकला था सर, मैक्रोफेज से निकला था। अब ये टी हेल्पर जो है इनके पास जब इंटरल्यूकिन आएगा, ये एक तरीके से ये एक संदेश वाहक है, संदेश लेकर आ रहा है। बदले में इसके पास संदेश आया क्या, अरे शरीर में कौन आ गए हैं सर, प्रतिजन आ गए, रोगाणु आ गए हैं। इसने बोला अच्छा प्रतिजन आ गए हैं। इसने बोला चलो मैं भी संदेश भेजता हूं। इसने संदेश भेजा,
अब ये भी संदेश भेजेगा दूसरी सेल्स के पास, तो किस रूप में भेजेगा? किसी ना किसी केमिकल के रूप में। उन केमिकल्स का नाम क्या होता है? इंटरल्यूकिन। तो इंटरल्यूकिन क्या होते हैं? एक सेल से दूसरी सेल के पास मैसेज पहुंचाने वाले केमिकल्स क्या कहला रहे हैं? इंटरल्यूकिन कहला रहे हैं। यहां तक की बात समझ में आई? क्लियर है? अब जरा सोच, टी हेल्पर से इंटरल्यूकिन किसके पास गया? एक तो बी लसीकाणु के पास गया और टी लसीकाणु के पास गया। ये टी लसीकाणु कौन सी टी लसीकाणु? जो थाइमस ग्रंथि में है। जो कौन सी ग्रंथि में? थाइमस ग्रंथि में जो टी लसीकाणु अभी अभी आई है। कहां से आई है? बोन मैरो से आई है। प्लीज समझना, जोर देना अपने दिमाग पे, ट्राई करना, कोशिश करने की, समझने की। मेरे शरीर में रोगाणु गया, रोगाणु जब जाएगा रक्त में या ऊतकों में, जब वो जाएगा तो मैक्रोफेज के संपर्क में आएगा। मैक्रोफेज हमारी पूरी बॉडी में भरी पड़ी हैं। मैक्रोफेज उनको मारने का तो काम करती ही करती हैं। अब मैक्रोफेज को नहीं पता कि ज्यादा मात्रा में आया कि कम मात्रा में आया, वो मारने का तो काम कर ही रही है। साथ ही साथ और सतर्क हो जाए हमारी बॉडी, तो क्या निकाली? कुछ केमिकल निकाली जो टी हेल्पर के पास गए। टी हेल्पर लिम्फोसाइट। टी हेल्पर कौन है? टी लिम्फोसाइट का एक प्रकार है टी हेल्पर। यानी टी लिम्फोसाइट जब परिपक्व हो जाती है तो 4 प्रकार की लिम्फोसाइट बनाती है। ध्यान से सुनना, टी लिम्फोसाइट जब परिपक्व होती है तो 4 प्रकार की लिम्फोसाइट कहलाती है। टी हेल्पर, टी किलर, टी मेमोरी और टी सप्रेसर, 4 प्रकार की होती है। जब वो परिपक्व हो जाती है, टी हेल्पर ने उन टी लसीकाणुओं के पास संदेश पहुंचाया जो थाइमस ग्रंथि में अभी अभी आई हैं, मतलब इमेच्योर हैं, अभी तक परिपक्व नहीं हुई हैं। उनके पास संदेश पहुंचा। और किसके पास संदेश पहुंचा? बी लिम्फोसाइट के पास संदेश पहुंचा। ठीक है जी, ये टी लसीकाणु जो अभी अभी आई हैं, जो इमेच्योर हैं, ये मैच्योर होंगी और मैच्योर होकर ये टी लसीकाणु 3 प्रकार की बदलती हैं। टी हेल्पर, टी किलर जिसको हम टी साइटोटॉक्सिक भी बोलते हैं और टी सप्रेसर भी बोलते हैं। आप बोलेंगे टी मेमोरी कहां है? अभी बता रहा हूं, रुक जा। 3 प्रकार की टी लसीकाणु जो है वो विभेदित होती है, यानी परिपक्व रूप से 3 प्रकार की टी लिम्फोसाइट बनती है। टी हेल्पर, टी किलर और टी सप्रेसर। ठीक है, जरा सोचिए, ऑलरेडी इंटरल्यूकिन बी लसीकाणुओं के पास गया था। हाँ सर। अब ये जो टी हेल्पर है, यहां से भी संदेश किसके पास जाएगा? बी लसीकाणुओं के पास। और फाइनली ये बी लसीकाणु क्या कर देंगी जनाब? ये एंटीबॉडी बना देंगी। और वो एंटीबॉडी क्या थी? एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन थी, इम्यूनोग्लोबुलिन थी, जो 5 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? आईजीडी, आईजीई, आईजीएम, आईजीए, आईजीजी। ठीक है, ये 5 प्रकार की क्या बना दी सर? एंटीबॉडी बना दी। ये एंटीबॉडी कौन सा रेस्पॉन्स दर्शाएंगी सर? AMIS। यानी सबसे पहले यहां पर कौन सा रेस्पॉन्स यहां पर हमने देखा सर? AMIS। तो AMIS कैसे रेस्पॉन्स जनरेट हुआ? एंटीबॉडी के कारण। एंटीबॉडी किसने बनाई? बी लिम्फोसाइट ने। बी लिम्फोसाइट कब बनाएंगी? जब इसके पास संदेश आएगा। कौन भेजेगा? टी हेल्पर। किस रूप में सर? इंटरल्यूकिन रूप में। तो ऑलरेडी मेरी बॉडी में जो पहले से टी हेल्पर हैं, वो टी हेल्पर ने इंटरल्यूकिन बनाया और वो इंटरल्यूकिन केमिकल जो थे, जो मेरी थाइमस ग्रंथि में जो अभी अभी टी लसीकाणु आए थे, उनके पास भी जाएगा और उनको बोलेगा कि परिपक्व हो और परिपक्व होकर 3 प्रकार में बदलो। टी हेल्पर में भी बदलो, टी किलर में भी बदलो, टी सप्रेसर में भी बदलो। तो सर टी हेल्पर का काम हमको समझ में आ गया कि टी हेल्पर जो था वो क्या बनवा रहा था सर? बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी बनवा रहा था। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब बात आ रही है सर ये टी किलर क्या काम करेगी? ये टी किलर क्या काम करेगी? अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, सीधा सीधा मुझे बताइएगा, आप में से कितने बच्चों को नेचुरल किलर वर्ड याद आ रहा है? नेचुरल किलर वर्ड कितने बच्चों को याद आ रहा है? नेचुरल किलर, नेचुरल किलर जो थी, क्या वो भक्षण कर रही थी या अभक्षकाणु थी? नेचुरल किलर जो थी वो भक्षण कर रही थी या अभक्षकाणु थी? भक्षण कर रही थी। नेचुरल किलर भक्षण कर रही थी।
अच्छा चलो, अगर वो भक्षण कर रही थी तो मुझे बताओ परफोरिन किसने निकाला था? परफोरिन बेटा नेचुरल किलर जो थी वो अभक्षकाणु थी, भक्षण नहीं कर रही थी, वो क्या रिलीज कर रही थी? परफोरिन। और वो परफोरिन क्या कर रहे थे? रोगाणु की आवरण में क्या कर रहे थे? छेद कर रहे थे। सेम टू सेम काम यहां पर कौन कर रही है? टी किलर। ये टी किलर भी क्या करेगी सर? ये टी किलर जो होती है ये भी परफोरिन निकालती है, और ये परफोरिन क्या करेगी? उन कोशिकाओं में छेद कर देगी जो रोगाणु ग्रसित हो गए हैं या जो ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे सर कैंसर कोशिका, कैंसर कोशिका कौन सी होती है? वो कोशिका जो अनियंत्रित रूप से अपनी संख्या बढ़ाती जाती है, जो कंट्रोल्ड वे में मल्टीप्लिकेशन नहीं करती है। जैसे मैंने बोला मेरे शरीर के अंदर जो कोशिका है वो नियंत्रित रूप से क्या कर रही है? विभाजन कर रही है। अगर कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजन करेगी तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी बहुत तेजी से, और वो जो समूह जो होएगा अनियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि का जो समूह जो होएगा उसे हम बोलते हैं आबुर्द, ट्यूमर बोलते हैं। और अगर वो ट्यूमर शरीर में फैल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? दुर्दम आबुर्द बोलते हैं, और इस परिस्थिति को हम बोलते हैं कैंसर। तो जिनको भी अभी कैंसर में सुनना था कि कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, अभी सिर्फ इतना याद रखना, कैंसर में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से क्या करने लग जाती है? जल्दी 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 विभाजन करने लग जाती हैं। कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैंसर की कोशिकाएं, उनको मारने का काम कौन करेंगे सर? ये टी किलर सेल्स करती हैं। रोगाणु को मारने का काम कौन कर रही है? टी किलर सेल्स कर रही हैं। और साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया था कि जब रोग अंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है तो उन अंगों को मारने का काम भी कौन करती है? ये टी किलर सेल्स करती हैं। तो कुल मिलाकर ये टी किलर सेल्स कैसे काम करती हैं? क्या ये भक्षण करती हैं या अभक्षण करती है? सर ये अभक्षण कोशिकाएं होती हैं, ये भक्षण नहीं करती हैं, ये अभक्षकाणु होती हैं, ये भक्षण नहीं करती हैं, ये परफोरिन निकालती हैं। अब आप मुझे बताइएगा, यही कार्य नेचुरल किलर सेल भी कर रही थी, तो फर्क क्या था दोनों में? दोनों में क्या फर्क है? सर टी किलर भी वही काम कर रही है, नेचुरल किलर भी वही काम कर रही है, लेकिन दोनों में इतना सा फर्क है, जरा दिमाग लगाना। नेचुरल किलर सेल्स जो थी वो हमारी सहज प्रतिरक्षा का भाग था, और टी किलर सेल्स जो है ये हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा का भाग है। वो हमें जन्मजात मिल रही थी, ये जन्म के पश्चात हमने विभेदीकरण करके बनाया है। तो दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? ये उपार्जित प्रतिरक्षा का भाग है, वो सहज प्रतिरक्षा का भाग था। वो अपने पराय में भेद नहीं कर पा रही थी, तो कौन सा रोग हो रहा था? स्व प्रतिरक्षी रोग हो रहा था। याद आ रहा है? जब वो अपने पराय में भेद नहीं कर पा रही थी तो स्व प्रतिरक्षी रोग हो रहा था। क्या सर ये अपने पराय में भेद कर लेती है? कर लेती है, लेकिन अगर ये भी ना कर पाए, सोचो अगर इसमें भी गड़बड़ी हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? सोचो अगर इसमें भी गड़बड़ी हो जाए, अगर ये ढंग से काम ना करे तो क्या करना पड़ेगा जनाब? क्या आपको इस कोशिका को रोकना पड़ेगा या नहीं रोकना पड़ेगा? देखो ये अपने पराय में भेद कर सकती है, नेचुरल किलर नहीं कर पा रही थी। जब नहीं कर पाती है तो वो हमारी सामान्य कोशिकाओं को क्या कर सकती है? खराब कर सकती है। तो उससे कौन सा रोग हो जाएगा? स्व प्रतिरक्षी रोग। ये जो है ये अपने पराय में भेद कर सकती है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अगर गलती से अगर ये भी काम ना करे, अपने पराय में भेद ना कर पाए, तो क्या हमें इसको, इस कोशिका को, टीके कोशिका को रोकना पड़ेगा, संदमित करना पड़ेगा? हां जी, संदमित करना पड़ेगा। तो कौन वो संदमित करेगा? तो इसको संदमित करने का काम कौन करेगा? जरा इसका नाम जरा सोचना, टी सप्रेसर। सप्रेसर का मतलब क्या होता है? संदमक। संदमक का मतलब जो रोकेगा। तो टी एस किसको रोकेगा? सर टी एस इसको रोकेगा, लेकिन कब रोकेगा? अजी रोकेगा कब? जब ये ढंग से काम नहीं करेगी। सर कैसे रोकेगा? क्या करेगा ये कैसे रोकेगी? ये जनाब इसको बदल देगी। सर किसमें बदल देगी? ये इस टी किलर सेल को बदल देगी, किसमें? टी मेमोरी में बदल दिया जाएगा। है हां जी, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है। ये टीएस जो होती है ये संदमित करती है किसको? टीके को, और बदल देती है। साइन लगा हुआ है दोस्त यहां पर। ये किसमें बदल देती है? सर मेमोरी में बदल देती है, मेमोरी कोशिका में बदल देती है। तो आप में से कईयों ने पूछा था कि सर आपने तो टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार की बताई थी, आपने तो यहां 3 प्रकार की लिखी, टी मेमोरी का है। तो यही टी के किसमें बदलती है? टीएम में बदलती है। कब?
जब इसका काम खत्म हो जाता है, या हम बोलेंगे कि अगर ये ढंग से कार्य नहीं करती है तो इसको संदमित करके बदल दिया जाता है किसमें, मेमोरी कोशिका। मेमोरी कोशिका क्या काम करेगी, सोच कौन से इम्यून रिस्पॉन्स से संबंधित है, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया की सूचनाओं को संग्रहित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, हां जी, ताकि क्या हो सके सर, द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया तेजी से हो सके, द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया तेजी से हो सके, यानी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स अगर जनरेट करना है तो वो किसके कारण होएगा, इन मेमोरी कोशिकाओं के कारण होएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इधर देखना सर, ये चीज तो हमको समझ में आ गई कि अगर टीके ढंग से काम नहीं करेगी या अपने पराये में भेद नहीं कर पाएगी, सर कब नहीं कर पाएगी, जब जेनेटिक डिफेक्ट आ जाएगा, जीन्स में क्या आ जाएगा, म्यूटेशन आ जाता है। अब म्यूटेशन तो किसी भी चीज से आ सकता है, म्यूटेशन आप बाहर धूप में खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, म्यूटेशन उससे भी आ जाता है। वो जो सन क्या बोल देते हैं हम उसको, एक वर्ड होता है मेरे क्लिक नहीं हो रहा है, जीप पर नहीं आ रहा है, सनबर्न बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सनबर्न बोलते हैं। नॉर्मली आप बाहर धूप में खड़े हो जाओ थोड़ी देर में, नॉर्मल मतलब बहुत तीखी धूप में खड़े हो जाओ, काला काला होने लग जाएगा, सनबर्न होने लग जाएगा। डीएनए में क्या हो सकता है सर, म्यूटेशन हो सकता है ना। कुछ भी ऐसे केमिकल्स जैसे रोड या डांबर जब डलता है, जिसको हम बिटुमन बोलते हैं, उसकी जो सुगंध अगर अंदर जाती है, विनाइल क्लोराइड अंदर जाता है, अरे तंबाकू अंदर जा रहा है, अरे धूम्रपान अंदर जा रहा है, इन सारी चीजों से क्या हो सकता है, जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है, जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है, उत्परिवर्तन हो सकता है। तो अगर हमारी इन कोशिकाओं में उत्परिवर्तन होने लग जाए, जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी आने लग जाए, जेनेटिकल चेंज आने लग जाए, ये अपने पराये में भेद ना कर पाए, और ये होता है हमारे अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो इन कोशिकाओं को बदला जाता है किसमें, टी मेमोरी में। और ये बदलने का काम कौन करती है सर, ये टी सप्रेसर जो होती है इसको संदमित करती है, और जब ये संदमित हो जाती है तो ये बदल जाती है किसमें, टी मेमोरी में। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ रहा हूं, मुझे बताओ ये टी हेल्पर का काम क्या था सर। ये टी हेल्पर जो था ये बी लसिकाणुओं को प्रेरित कर रहा था क्या बनाने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए। कब बनेगी एंटीबॉडी, पूरा दिन बनेगी, हमेशा बनती रहेंगी, 24 घंटे बनती रहेंगी। क्या टीएम को टीके में बदला जा सकता है, नहीं। हाँ जी बताइए, क्या ये एंटीबॉडी जब से पैदा हुए तब से लेकर पूरे जिंदगी भर तक बनती ही रहेंगी, हमेशा बनती रहेंगी। जरा सोचिए, जब रोगाणु है नहीं, शरीर में प्रवेश नहीं है, तो क्या हम यहां पर बनाते, अरे एनर्जी खर्च होने वाली है भाई, बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है बनाने के लिए, तो क्या हमेशा बनती रहेगी, क्या ये हमेशा इंजन चालू रहेगा, हमेशा बनाता रहेगा, नहीं ना। तो जब नहीं बनाना तो उस टाइम, जब इनसे ये नहीं बनानी है उस टाइम पर हमें इसको भी तो रोकना पड़ेगा। हाँ सर, तो जरा सोच, इसको भी रोकना है, इसको भी रोकना है, इन दोनों को रोकने का काम कौन करती है, यहां पर तेरे सामने लिखा हुआ है, टी हेल्पर और टी किलर, इन दोनों को रोकने का काम कौन करती है, टी सप्रेसर करती है। तो टी सप्रेसर का काम क्या था, टी हेल्पर और टी किलर को क्या करना सर, संदमित करना। टी हेल्पर को क्यों संदमित करना, क्योंकि जब एंटीबॉडी की जरूरत नहीं होगी तो हमें टी हेल्पर नहीं चाहिए, तो टी हेल्पर को हम कार्य करने से रोकेंगे। टी किलर जब अपने और पराये में भेद ना कर पाए तब हम टी किलर को रोकेंगे। ठीक है, वो टी किलर जब रुक जाती है तो किसमें बदल जाती है सर, मेमोरी कोशिका में बदल जाती है। मेमोरी कोशिका में जब बदल जाएंगी तो कौन सा रिस्पॉन्स स्टोर, कौन से रिस्पॉन्स के लिए उत्तरदायी होंगी, द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होंगी। मयंक मिश्रा, अभी तो बताया मैंने सर ट्रांसप्लांटेशन कैसे करेंगे, अरे संदमित करेंगे ना दोस्त, अभी तो बताया मैंने आपको कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो कभी भी ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। कैसे, हम टी किलर को संदमित कर देते हैं। सर कैसे संदमित कर देते हैं, हम क्या डालते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हैं जो हमने प्राप्त किए हैं जीवों से, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए जो हमें इस कवक से मिला है, और हमने एक्सपेरिमेंटेशन करके पता लगा कि साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है वो टी किलर की एक्टिविटीज को बंद कर देता है। जब टी किलर काम नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, प्रत्यारोपण हो जाएगा। चलिए जनाब, ये था इस तरीके से इम्यून रिस्पांस। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इसके बाद में वो आती है प्रतिरक्षी, यानी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर देखने वाले हैं।
एंटीबॉडी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। एंटीबॉडी जिसको हमने क्या नाम दिया है, इम्यूनोग्लोबुलिन नाम दिया है एंटीबॉडी। इसकी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। सर टीके में चेंज आने या टीके का काम खत्म होने के बाद वो टीएम में बदलता है? यस, बिल्कुल सही बात है। क्या टी हेल्पर ऑलरेडी होता है? यस, हमारी बॉडी में ऑलरेडी टी हेल्पर सेल्स पाई जाती हैं। चलें आगे। चल, हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन जो है उसकी संरचना पढ़ने वाले हैं। ये एंटीबॉडी है, इसकी हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। ये हमारी एनसीईआरटी में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसी चीजों को हम यहां पर एक बार समझ लेते हैं। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर बेटा, एंटीबॉडी जो होती है अगर उसकी स्ट्रक्चर देखें तो एंटीबॉडी कौन है भैया, एक ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीबॉडी जो है वो कौन है सर, एंटीबॉडी जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है। इतनी हमें चीज समझ में आ गई है। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है, प्रोटीन किससे बना होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। अमीनो एसिड की जो चेन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। तो यहां पर ये जो एंटीबॉडी जो होती है ये दो किससे बनी होती है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। कैसी चेन है सर, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है जो अमीनो एसिड से बनी हुई है। सर ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है जो किससे बनी हुई है, अमीनो एसिड से बनी हुई है। सर ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है जो अमीनो एसिड से बनी हुई है। ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है जो अमीनो एसिड से बनी हुई है। अब इतना तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि यहां पर अमीनो एसिड की संख्या और यहां पर अमीनो एसिड की संख्या ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा होएगी अमीनो एसिड की संख्या वो चेन बड़ी होएगी, लंबी होएगी। ये चेन लंबी है तो इसका भार भी ज्यादा होएगा। तो यहां पर दो हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जा रही हैं। दो क्या पाई जा रही हैं, हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जा रही हैं, और दो जो हैं वो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जा रही हैं। क्या पाई जा रही हैं, दो हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जा रही है और दो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जा रही हैं। एच का मतलब क्या है, हैवी है, और एल का मतलब क्या है, लाइट है। एच का मतलब क्या है, हैवी, और एल का मतलब क्या है, लाइट। एक है भारी और एक है हल्की। अब भारी और हल्की क्यों बोला है, क्योंकि इस चेन में कम अमीनो एसिड है, इस चेन में ज्यादा अमीनो एसिड है। तो इस चेन का भार क्या होएगा, ज्यादा होएगा, इस चेन का भार क्या होएगा, कम होएगा। तो H2L2 मींस दो हैवी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं और दो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं। हाँ जी सर, AMIS और HMIS एक ही है। हाँ जी गोविंद नामदेव, एक ही है बेटा। ये सर अगर टीके का काम खत्म होने के बाद वो टीएम में बदलती है तो फिर अगर बॉडी को टीके की जरूरत है तो क्या फिर से टीके बनेगी? हाँ यार, अभी तो तेरे को बताया है मेरे भाई। ये टीके बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, ये टी हेल्पर से संदेश आएगा टी लिम्फोसाइट के पास, जो इमेच्योर टी लिम्फोसाइट जो कहां से आ रही है, बोन मैरो से आ रही है, और वो किस में बदलेंगी, टीके में बदलेंगी। हाँ जी, तो हमने यहां पर क्या पढ़ा कि एंटीबॉडी जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन है और किससे बनी होती है, दो हैवी और दो लाइट चेन से बनी होती है। ये हैवी चेन है, ये लाइट चेन है। अब ये हैवी और लाइट चेन जो होती है ये आपस में जुड़ी होती हैं किससे, बॉन्ड से। और वो जो बॉन्ड जो होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है जनाब, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है वो क्या करता है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है वो जोड़ता है। अब किसको जोड़ रहा है जरा देखिएगा, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, जस्ट समझने के लिए, ऐसे नहीं है, जस्ट समझा रहा हूं। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ये बॉन्ड किसको जोड़ रहा है सर, ये बॉन्ड जो है ये एक हैवी को एक लाइट से जोड़ रहा है। ये सफेद वाली कौन है, लाइट है, और पिंक वाली कौन है, हैवी है। तो हैवी को लाइट से जोड़ने का काम किसने किया है सर, डाइसल्फाइड बॉन्ड ने। मैंने कहा ठीक है, क्या ये हैवी को हैवी से जोड़ने का काम भी कर रहा है? हाँ जी,
ये कौन है भैया, ये हमारी हैवी थी और ये भी हैवी थी, तो हैवी को हैवी से जोड़ने का काम भी कौन कर रहा है, हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब मेरे को पता है कुछ भोंदूलाल कहेंगे क्या लाइट को लाइट से जोड़ेगा, क्या तेरे को ये सफेद आपस में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं ना। तो लाइट को लाइट से नहीं जोड़ता, केवल हैवी को लाइट से जोड़ रहा है, हैवी को हैवी से जोड़ रहा है कौन, डाइसल्फाइड बॉन्ड। दो हैवी चेन है, दो लाइट चेन है, मिलकर क्या बना रही है, एंटीबॉडी बना रही है। यहां पर अगर मैं डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात करूं तो एग्जैक्टली कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं यहां पर, तो वो भी मैं बना देता हूं। सर यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने होते हैं, तो वो भी हम यहां पर बना देते हैं। ये एक प्रतिरक्षी है, इस प्रतिरक्षी के अंदर 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। टोटल कितने होते हैं सर, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जैसे यहां पर आपको इस डायग्राम में दिख जाएंगे, 1 2 3 4 और 1 यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहां पर दिखाई दे रहा था, यहां पर बना रखा था ये वाला ऐसे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 तो यहां हो गए हैं आपके, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए। जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, याद रखना। जो हरे रंग से देख रहे हैं, एक तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, टोटल कितने हो गए, 5 ही हो गए, 5 ही हो गए। टोटल कितने हो गए जनाब हमारे यहां पर हो गए हैं, यहां पर कितने हो गए हैं, 10 तो ये हो गए हैं। 11वां 12वां 13वां 13th 14th 15th और ये 16th। इस तरीके से टोटल हमारे कितने बॉन्ड होते हैं, यहां पर 16 बॉन्ड होते हैं। कितने, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 16 बॉन्ड होते हैं। कितने, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। ये बिंदु दर बिंदु आप चीजें नोट ना भी करें तो भी काम चलेगा। ये सारी चीजें ऑलरेडी नोट्स में लिखी हुई हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, सब कुछ बता चुका हूं, बार बार उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं। ये सब कुछ लिखा हुआ है, बस चीजों को सुनो, समझो, आगे बढ़ो। टोटल कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं सर, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड क्या हैं, श्रृंखला हैं। और ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो हैं उनमें से 2 हैवी हैं, 2 लाइट हैं। 2 हैवी को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। एक हैवी को एक लाइट से जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड यहां पर कितने दिखाई दे रहे हैं, 16 दिखाई दे रहे हैं। अब ये एंटीबॉडी हमारी कितने प्रकार की थी सर, एंटीबॉडी जो है वो हमारी कितने प्रकार की है सर, 5 प्रकार की हमारी एंटीबॉडी है। कौन कौन से 5 प्रकार की हमारी एंटीबॉडी है, तो देखिएगा जरा यहां पर हमने बोला था सर 5 प्रकार की एंटीबॉडी है, जिसमें से याद करने का बहुत सीधा सा तरीका था, या तो दिमाग से याद रख ले या गमदे से याद रख ले। या तो दिमाग से याद रख ले या गमदे से याद रखे। IgD, IgE, IgM, IgA, IgG। ठीक है, ये 5 प्रकार की क्या है, हमारी एंटीबॉडीज हैं। जरूरी नहीं है चिटरोले साहब कि जो चीज आप पूछ रहे हो वो आपके लेवल पर लायक हो बताने के। कैसे जुड़ रही हैं, कहां से जुड़ रही हैं, वो लॉजिकल चीज है यहां पर। ठीक है, 5 प्रकार की क्या पाई जा रही है यहां पर, एंटीबॉडीज पाई जा रही हैं। अब ये 5 प्रकार की जो एंटीबॉडीज है उसमें से आपने पर्टिकुलरली ए और एम को साथ साथ याद रखना है। किसको, ये जो ए और जो एम है इनको साइड में रखिए, और ये जो 3 जो है इनको एक साथ याद रखना है। कौन कौन सी, ये जो है इनको इधर ऐसे रखेंगे। और क्या याद रखना है, जरा इधर देखिएगा। हमने बोला कि भैया यहां पर ये जो एंटीबॉडी जो है, ये 3 प्रकार की जो एंटीबॉडी जो है याद रखनी है। कौन कौन सी, ये जो 3 प्रकार की एंटीबॉडी जो थी, ये इनकी अगर हम संरचना देखें तो इनकी संरचना कैसी होती है बेटा, याद रखना। ये जो संरचना जो होती है वो इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से क्या पाई जा रही है, एंटीबॉडी पाई जा रही है और आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, ये हमारी एंटीबॉडी थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं IgA की बात करता हूं तो IgA जो होती है वो कुछ इस प्रकार से पाई जाती है।
दिस इज IgA। अब आप मुझे बताइए ये जो IgA जो हो रहे, ये IgA क्या ये एकलक है, मोनोमर है या डाइमर है? सोचो, ये मोनोमर है, एकल इकाई है। यहां पर आपने IgA की जब संरचना को देखा तो आपको कैसा दिखाई दिया? सर ये एकल इकाई, ये एकल इकाई यानी दो इकाइयों से मिलकर क्या बन रही है? IgA। यानी ये एक प्रकार की डाइमर होती है। डाइमर का मतलब ये एकलक होती है यानी एकल इकाई होती है और ये दो इकाइयों से मिलकर बनी होती है, डाइमर होती है। वहीं अगर मैं IgM की बात करूं, तो IgM की जो संरचना जो होती है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। सर कैसे खतरनाक है? मैंने कहा ये देखिएगा जनाब, यहां पर बना ही देते हैं। हाँ जी, ये 5 प्रकार की क्या है भैया हमारी इकाई हैं और ये पांचों इकाई जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, क्या बना रही है? पेंटामर बना रही है। तो याद रखना IgM जो होती है वो क्या होती है? पेंटामर होती है। क्या होती है? पेंटामर होती है। IgA जो होती है वो क्या होती है? डाइमर होती है। और IgD-EG जो होती है ये मोनोमर होती है। क्या होती है? ये मोनोमर होती है। क्या होती है? ये मोनोमर होती है। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलें आगे, यहां तक की बात। अब इधर देखिएगा, नेक्स्ट ये जो हमने संरचना बनाई थी इस तरीके से, ये हैवी चेन है और ये लाइट चेन है। जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये है हैवी चेन, ये है लाइट चेन, सॉरी ये हैवी चेन है और ये कौन है? ये हमारी लाइट चेन है। अब अगर आप इस संरचना को ध्यान से देखेंगे तो इस संरचना में मैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारे क्या है? दो हैवी चेन है, दो लाइट चेन है, आपस में जुड़ी हुई हैं भैया। किससे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। आपस में जुड़ी हुई हैं किससे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़ी हुई हैं। ठीक है जी। इस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। मैं अभी डाइसल्फाइड बॉन्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो चीज जो है वो क्या है यहां पर? वो है कि अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई ना, कौन सा बॉन्ड होगा सर? डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। इतना हमें क्लियर हो चुका है। अगर आपको ये प्रतिरक्षी है और ये प्रतिरक्षी जाकर किससे जुड़ेगी सर? प्रतिजन से जाकर जुड़ेगी। तो जिस जगह पर जाकर जुड़ेगी, जिस एरिया में जाकर ये जुड़ेगी, जिस जगह पर ये जाकर जुड़ेगी, जरा ध्यान से देखना, क्या वो ये एरिया है या नहीं है? सिमिलरली यहां पर ये वो एरिया है, यहां पर जाकर फिट होगी, उसके अंदर फिट होगी। जैसे जैसे ताले के अंदर चाबी फिट होती है, लॉक की कंसेप्ट, लॉक एंड की का जो कंसेप्ट जो होता है, ताले के अंदर चाबी जाकर फिट होती है। तो ये ताला है, इसके अंदर जाकर चाबी फिट होगी। ये ताला है, इसके अंदर जाकर कौन फिट होगी सर? चाबी फिट होगी। मान लो ये चाबी है, मान लो ये हमारा रोगाणु है,
कौन है भैया? ये हमारा रोगाणु है। ठीक है जी। अब ये रोगाणु जो है ये जाकर फिट होएगा। अब रोगाणु फिट नहीं होएगा, ये जाकर इस रोगाणु के साथ यहां पर क्या हो जाएगी? फिट हो जाएगी। ये इस तरीके से यहां पर रोगाणु आएगा और यहां पर क्या हो जाएगा जनाब? फिट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन फिट हो जाएगा मेरे भाई? इस तरीके से रोगाणु इसके अंदर क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। ये कौन था? रोगाणु। ये रोगाणु इसके अंदर जाकर क्या होएगा? फिट हो जाएगा। कहां पर फिट होएगा? उस जगह पर जो आपने अभी यहां पर देखी है, जो ये जो जगह जो थी जहां पर ये जाकर फिट हो रही है, इन जगहों को क्या बोला जाता है? इस एरिया को बोला जाता है पैराटॉप। इसको हम क्या बोलते हैं? पैराटॉप बोलते हैं। तो पैराटॉप किसका भाग है? सर, एंटीबॉडी का वो भाग जहां पर जाकर प्रतिजन जाकर जुड़ता है, और प्रतिजन के वो भाग जो इस पैराटॉप में जाकर जुड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एपिटॉप बोलते हैं। हालांकि ये चीज अब पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका संबंध मिल जाएगा, इसलिए ये चीज बता रहा हूं। ठीक है, तो व्हाट इज पैराटॉप? पैराटॉप वो जगह है, किसकी जगह है सर? वो जगह एंटीजन में, वो जगह, सॉरी एंटीबॉडी। ये कौन है भैया? ये हमारी एंटीबॉडी थी। एंटीबॉडी में वो क्षेत्र जहां पर जाकर कौन जुड़ता है? प्रतिजन जाकर जुड़ता है। ये एंटीबॉडी है, ये एंटीजन है। तो एंटीबॉडी का वो क्षेत्र जहां एंटीजन आकर जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैराटॉप बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, पैराटॉप, या और सिंपल भाषा में प्रतिजन बंधन स्थल, प्रतिजन बंधन स्थल बोलते हैं। यानी वो स्थल जहां पर प्रतिजन आकर क्या होता है? जुड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिजन बंधन स्थल बोलते हैं। सर, एपिटॉप क्या होता है? वो जगह, किसका? एंटीजन का वो भाग जो किसमें जाकर जुड़ता है? पैराटॉप में जाकर जुड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिटॉप बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? समझ में आ गया? अब आप मुझे बताइएगा, ये प्रतिजन प्रतिरक्षी की, ये प्रतिजन के एपिटॉप प्रतिरक्षी के पैराटॉप में जाकर क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। अगर सिंपल सा प्रश्न पूछूं, एक एंटीबॉडी में कितने पैराटॉप होते हैं? एक पैराटॉप यहां है, एक पैराटॉप यहां है। टोटल कितने पैराटॉप हैं भाई? कितने पैराटॉप आपको दिखाई दे रहे हैं? एक पैराटॉप इधर है, मतलब ये पूरा एरिया जो है ये क्या कहलाएगा? पैराटॉप कहलाएगा। ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? पैराटॉप कहलाएगा, जहां पर आकर प्रतिजन जुड़ रहा है। तो यह पैराटॉप है, यहां पैराटॉप है, यानी एक प्रतिरक्षी के अंदर, एक एंटीबॉडी के अंदर कितने पैराटॉप है जनाब? 2 पैराटॉप है, जो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उसमें भी दिया हुआ है। तो यहां पर कितने पैराटॉप है सर? एक पैराटॉप ये वाला है, एक पैराटॉप ये वाला है। टोटल एक एंटीबॉडी में कितने पैराटॉप मिल रहे हैं भाई? एक पैराटॉप ये है, एक पैराटॉप ये है, 2 पैराटॉप मिल रहे हैं। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं, जल्दी से मुझे बताइएगा, यहां पर कितने पैराटॉप पाए जा रहे हैं? हाँ जी, यहां पर इनमें कितने पैराटॉप है सर? 2 पैराटॉप है। इसमें कितने पैराटॉप है सर? 4 पैराटॉप है। इसमें कितने पैराटॉप है सर? 10 पैराटॉप है। इतनी सी बात आपको समझ में आई है? यहां पर कितने पैराटॉप है सर? 2 पैराटॉप है। यहां पर कितने पैराटॉप है सर? 4, 1 2 3 4। यहां पर कितने पैराटॉप हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक में अगर 2 और ये पेंटामर है तो कितने हो जाएंगे सर? 10 हो जाएंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब अगर ये सबसे बड़ी एंटीबॉडी है तो इसका नाम भी तो बड़ा होना चाहिए। तो इसका एम का मतलब क्या होता है? मैक्रो होता है। हालांकि ये चीज हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, लेकिन अगर याद रखनी है तो याद रखना। एम का मतलब क्या होता है? मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो इनके भी नाम होता है। डी फॉर डेल्टा होता है, ई फॉर एप्सिलॉन होता है, जी फॉर गामा होता है, एम फॉर मैक्रो होता है और ए फॉर अल्फा होता है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, डन। जो चीज याद रखने वाली थी वो सिंपल सी मैंने आपको बता दी है। व्हाट इज एपिटॉप, व्हाट इज पैराटॉप। अब आप बोलेंगे सर एनसीईआरटी में जो इमेज है, एनसीईआरटी की इमेज इतनी डीपली है ना, अगर मैं बताने बैठूंगा तेरे को समझ में नहीं आएगा। जरा सोचते रही, एनसीईआरटी में यहां पर FAB कहीं वर्ड लिखा हुआ है? FC वर्ड कहीं लिखा हुआ है? ये जो वर्ड जो है FAB FC, मैं तेरे को दिखा देता हूं यहां पर।
ये देख, तेरी इस एनसीईआरटी की इस इमेज को अगर तू देखेगा तो क्या यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड दिए हुए हैं? हाँ सर दिए हुए हैं। नंबरिंग नहीं बताई हुई है लेकिन दिखाए हुए हैं तेरी एनसीईआरटी में। कहां है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 इधर है, 5 इधर है, 6 इधर है। 1 2 3 4 5 6 डाइसल्फाइड यानी 2 सल्फर हैं। ये जो डॉट डॉट दिख रही है ये सल्फर है। तो डाई सल्फाइड एक बॉन्ड, डाई सल्फाइड एक बॉन्ड, डाई सल्फाइड, डाई सल्फाइड, डाई सल्फाइड। टोटल कितने हो गए भैया? 5 डाई सल्फाइड इधर है, 5 डाई सल्फाइड इधर है और 6 डाई सल्फाइड इधर है। ठीक है। नेक्स्ट सर यहां पर इस डायग्राम में सर हैवी चेन दिखा रखी है, लाइट चेन दिखा रखी है। आप बोलेंगे सर लाइट चेन ये लाल वाली है? नहीं, ये पीली और लाल, ये पूरी की पूरी लाइट चेन है। ये नीली और ये जो पीली जो है ये पूरी की पूरी हैवी चेन है। तो ये पूरी हैवी चेन है, ये पूरी लाइट चेन है, ये पूरी हैवी चेन है, ये पूरी लाइट चेन है। यहां पर एक वर्ड दिख रहा है एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट यानी ये वो साइट है जहां पर आकर एंटीजन बाइंड होएगा, प्रतिजन आकर उससे क्या करेगा? जुड़ेगा। देन बस इतनी मार्किंग कर रखी है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आपके मन में प्रश्न नहीं आएगा कि सर जब यहां पर मार्किंग इतनी दे रखी है तो यहां पर रंगों का खेल अलग अलग तरीके से क्यों किया गया है? वो तो समझाया नहीं कि यहां पर इतना पीला दे दिया, ये लाल दे दिया, फिर ये नीला दे लिया और ये गाढ़ा पीला दे दिया। ये क्या है? ये क्या है? ये चीज यहां पर नहीं लिखी हुई है। प्रश्न बन सकता है, कुछ छोड़ तो सकते नहीं है ना। आइए जरा समझ लेते हैं क्या है जनाब यहां पर। इधर देखिएगा, ये आपको एपिटॉप पैराटॉप समझ में आ गया। पैराटॉप क्या था? पैराटॉप क्या था? सर पैराटॉप वो जगह थी जहां पर आकर कौन जुड़ेगा? सर एपिटॉप जुड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। एक लास्ट टाइम एक बार और इमेज बना रहा हूं और प्लीज ध्यान से सुन लेना, सुनना चाहते हो तो। नहीं सुनना कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं रोज रोज अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा यहां पर आकर क्लास में। चलिए जी, ये दो सर MS स्वामीनाथन के बारे में नहीं पढ़ना। नहीं बेटा अभी नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की जब बात करेंगे तो वहां पर बताऊंगा। ठीक है सर। रोगाणु कहां जुड़ेगा? एंटीजन कौन होता है? सर एंटीजन रोगाणु हो सकता है। हु इज एंटीजन? जो शरीर में प्रवेश कर रहा है और जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बने उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। अब वो एंटीजन से अगर रोग होएगा, वो एंटीजन अगर सूक्ष्म जीव होएगा तो ऐसे एंटीजन को हमने क्या बोला था? रोगाणु बोला था। क्या ये चीज हमने पहली कक्षा में पढ़ी थी? इंपॉर्टेंट शब्द जब पढ़े थे वहां पर बताई थी। तो ये एंटीजन रोगाणु हो सकता है, ये रोगाणु यहां पर आकर जुड़ता है। ठीक, चले आइए। ये भैया हमारा एंटीबॉडी है। इस एंटीबॉडी में मैं जस्ट संरचना बना रहा हूं और कोशिश करते हैं यहीं पर ही अगर हम देख लें तो। बहुत बढ़िया, यहीं से काम चल जाएगा, हमें वापस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो जनाब, आप मुझे बताइएगा, ये एंटीजन है और मे बी ये क्या हो सकता है? रोगाणु हो सकता है, रोग फैला सकता है। मैंने बोला ये एंटीजन के ये एपिटॉप दिख रहे हैं आपको? हाँ सर। क्या ये एपिटॉप इसमें आकर फिट हो सकते हैं या ये इस एंटीजन से क्या ये एंटीबॉडी जाकर जुड़ सकती है? तो बिल्कुल जुड़ सकती है, बिल्कुल जुड़ सकती है जनाब। ये देखिए, ये इसके अंदर फिट होएगा, बिल्कुल फिट हो गया सर।
ये बिल्कुल फिट होएगा सर। ये लीजिए फिट कर दिया हमने। अरे फिट हो जा। लो जनाब, हल्का फुल्का और टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बाकी ऑलमोस्ट फिट कर दिया है। ठीक है, हाँ सर। अब ये एंटीजन जैसे ही इस भाग में फिट हो जाएगा, इस वाले क्षेत्र में फिट हो जाएगा, ये वाला जो क्षेत्र जो था इसमें फिट हो जाएगा। एक साइड का बना रहा हूं बस, ठीक है ना। सेम टू सेम उधर वाली कंडीशन भी होगी। सेम टू सेम उधर वाली कंडीशन भी होगी। और हम यहां पर किसको फिट कर देंगे सर? एंटीजन को इसमें लाकर क्या कर देंगे? फिट कर देंगे। अब फिट कहां पर हो रहा है? क्या ये इस लाल वाले भाग में हो रहा है? क्या ये इस भाग में हो रहा है फिट? नहीं सर। क्या ये इस हरे वाले भाग में हो रहा है? नहीं सर। यानी लाइट चेन के इस भाग में फिट नहीं हो रहा और हैवी चेन के इस भाग में भी क्या नहीं हो रहा जनाब? फिट नहीं हो रहा है। ठीक है जी, ना ही हैवी चेन के इस हरे वाले भाग में फिट हो रहा है और ना ही लाइट चेन के इस लाल वाले भाग में फिट हो रहा है। तो कहां हो रहा है? इस हैवी चेन के इस पिंक वाले भाग में और लाइट चेन के सफेद वाले भाग में आकर क्या हो रहा है? फिट हो रहा है। ठीक है, अब कैसे फिट होएगा? आप में से अगर किसी बच्चे को याद आ रहा हो, जब रोगाणु आता है तो कहीं ना कहीं कुछ केमिकल्स रिलीज करता है संक्रमण के लिए। वो केमिकल्स के कारण कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एंटीबॉडीज तरल में काम करेंगे और तरल में बह रही हैं। जहां जहां रोगाणु संक्रामित कर रहा है कोशिकाओं को या केमिकल्स निकाल रहा है, वहां वहां पर उन केमिकल से, उस रोगाणु से जाकर ये एंटीबॉडीज क्या होंगी सर? जुड़ेंगी। अब ये जब जाकर जुड़ेंगी तो आप सीधा बोलेंगे सर अगर ये रोगाणु था, सर अगर ये रोगाणु था, सर अगर ये रोगाणु था, ये इसके अंदर क्या हो गया है जनाब? फिट हो गया है। ये इसके अंदर क्या हो गया है? फिट हो गया है। क्या हो गया? फिट हो गया। ये कौन था सर? रोगाणु था। और ये रोगाणु जो है इसके अंदर आकर क्या हो गया? फिट हो गया है। अब आप बोलेंगे रोगाणु बावला है क्या? ये तो क्या कर देंगे, जैसे आपको याद है ना एंजाइम के अंदर सक्रिय क्षेत्र थे, एंजाइम के अंदर सक्रिय क्षेत्र थे, उन सक्रिय क्षेत्रों में जब आकर कोई चीज फिट हुई थी, ये जस्ट यूं समझिए ये एंजाइम है। एंजाइम क्या थे? प्रोटीन प्रकृति के थे। उसके ये सक्रिय स्थल याद आ रहे हैं? सक्रिय स्थल थे, सक्रिय स्थल जहां पर आकर अभिकारक या जहां पर आकर क्रियाधार जुड़ता है। सेम टू सेम वही है, ये क्रियाधार यहां पर आकर जुड़ेगा। ठीक है, तो एंजाइम ने क्या किया था सर? उस सक्रिय स्थलों में जैसे क्रियाधार आकर जुड़ा था, एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके फटाफट बॉन्ड में चेंज किया था। अब जरा सोचिए, ये रोगाणु है, ये एक सूक्ष्म जीव है। उस सूक्ष्म जीव किससे बना हुआ? कोशिका से। उस कोशिका के अंदर क्या होंगे सर? बंद होंगे।
उन बॉन्ड को अगर ये तोड़ ताड़ देगा, ये यहां पर बॉन्ड्स जो हैं उनको तोड़ ताड़ देगा, उस जीव के अंदर वो जो सूक्ष्म जीव है उसके उस एपिटोप को खत्म कर देगा। ये जो एपिटोप्स जो थे अगर इनको खत्म कर देगा, इस संरचना को खत्म कर देगा इस सूक्ष्म जीव की, तो ये सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाएगा, काम नहीं करेगा। यही तो काम करना है एंटीजन को, सॉरी इस एंटीबॉडी को, एंटीजन को समाप्त करना है। कैसे समाप्त करेगा? एंटीजन जब इस पैराटॉप में आकर फिट होएगा। कैसे फिट होएगा? बिल्कुल ताला चाबी सिद्धांत के आधार पर फिट होता है, ठीक है। तो ये जब इसके अंदर आकर फिट होएगा तो ये एपिटोप ये पैराटॉप इस एंटीजन के एपिटोप में क्या कर देते हैं? चेंज लेकर आते हैं और ये सूक्ष्म जीव को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है तो आपका डेफिनेटली प्रश्न होना चाहिए, सर मान लो ये जो प्रतिजन है बहुत ही बांगड़ू टाइप का है। कैसे? कि ये जो प्रतिजन जो था इसने अपनी संरचना में बदलाव कर दिया। मैंने कहा कैसा बदलाव कर दिया? सर ये जो संरचना जो थी इसके जो एपिटोप थे वो ऐसे हो गए। कैसे हो गए जनाब? इस तरीके से क्या हो गए? एपिटोप इसके इस तरीके से हो गए, बदल गए। अब अगर एपिटोप बदल गए हैं तो ये एंटीबॉडी जो है ये बोली हम भी बहुत महाबांगड़ू टाइप के हैं। अगर तुम अपने एपिटोप बदलोगे तो हम अपने पैराटोप बदल लेंगे। क्या? अगर तुम चाबी में बदलाव करोगे तो ताले में बदलाव आ जाएगा, और ताले में बदलाव कुछ इस तरीके से आएगा कि ये वाला भाग जो था ये वाला भाग अपने अंदर क्या कर लेगा? परिवर्तन कर लेगा। यानी कुल मिलाकर हमें तो फिट करना है। किसको फिट करना है? इस रोगाणु को इसके अंदर फिट करना है। तो वो फिट करने के लिए क्या प्रतिरक्षी के इस भाग में, इस फ्रेगमेंट में, इस खंड में क्या बदलाव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? क्या आ रहे हैं सर? इस खंड में क्या आ रहे हैं सर? बदलाव आ रहे हैं। ऐसे खंडों को हम बोलते हैं FC। क्या बोलते हैं सर? FV बोलते हैं। FV मतलब वेरिएबल फ्रेगमेंट। वेरिएबल फ्रेगमेंट बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये जो अलग रंग दिया हुआ था ना हमारी एनसीईआरटी में, ये अलग रंग, ये पीला रंग और ये नीला रंग, ये किस चीज को बता रहा है? कि ये वो फ्रेगमेंट है, ये वो खंड है। किसके खंड है? इस एंटीबॉडी के। ये पीला वाला भाग हल्की श्रृंखला का, ये नीला वाला भाग भारी श्रृंखला का। ये पीला वाला भाग हल्की श्रृंखला का, ये नीला वाला भाग भारी श्रृंखला का। ये वो फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट का मतलब खंड है जिनके पैराटोप क्या हो सकते हैं? बदल सकते हैं, जिनमें संरचनात्मक परिवर्तन आ सकता है। यानी वो वेरिएबल रीजन है। कैसे हैं? वेरिएबल का मतलब परिवर्तनशील खंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? FV बोलते हैं। तो सर ये वाले, इनको बोला जाता है FC। ये क्या कहलाते हैं? आपके FC खंड कहलाते हैं। सर ये वाले क्या कहलाते हैं? ये वाले खंड जो होते हैं इनको हम बोलते हैं ये वाला और ये वाला। ये क्या कहलाते हैं? FC कहलाते हैं। ये वाला और ये वाला जो था ये क्या कहला रहे थे? ये हमारे FV कहला रहे थे, और ये क्या कहलाता है? FC कहलाता है। FC मींस कांस्टेंट फ्रेगमेंट, यानी वो खंड जो कांस्टेंटली ऐसे का ऐसा ही मिलेगा। ठीक है जी। तो ये चीज याद रखनी थी, फ्रेगमेंट जो कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है। एक वर्ड होता है FAB, आपको दिख जाएगा FAB, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट का मतलब ये वो जगह है जहां पर एंटीजन आकर बाइंड करेगा। तो FAB कौन होता है? याद रखना, पैराटोप को ही हम क्या बोलते हैं? FAB बोलते हैं। यानी वो फ्रेगमेंट जहां पर आकर एंटीजन जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैराटोप। वो फ्रेगमेंट जहां पर एंटीजन आकर बाइंड करता है। ठीक है, इसको स्थिर क्षेत्र बोलते हैं। हाँ जी, यहां तक की बात। अब आप बोलेंगे सर यहां पर ये लास्ट में C क्या है? C मतलब चेन है बेटा। C क्या है? ये चेन। ये कौन है? चेन है। ये भारी चेन है, ये भारी चेन है, ये हल्की चेन है, ये हल्की चेन है। हाँ आरम पठान, सारे चैप्टर ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अब सारे चैप्टर ऐसे ही होंगे।
ठीक है, डन। देखो यहां पर ये सी चेन है। अब कई बच्चे इसको चेन भी समझ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये चेन तो बता ही रहे कि ये भारी चेन है, ये भारी चेन है, ये हल्की चेन है, ये हल्की चेन है। उसी के साथ साथ याद रखना ये सी टर्मिनल है और एंड जो होगा वो कौन सा होगा, एन टर्मिनल होएगा। अब कितने बच्चों को याद आ रहा है एन टर्मिनल और सी टर्मिनल क्या था? याद करिए, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल क्या था? कितने बच्चों को याद आ रहा है? याद करिएगा। सर एक प्रोटीन के अंदर एक एन टर्मिनल था और एक सी टर्मिनल था। कितनों को याद आ रहा है एन कौन सा टर्मिनल था, एन टर्मिनल कौन सा था, एन सिरा कौन सा था, सी सिरा कौन सा था? जिस सिरे पर अमीन समूह मिलेगा वो अमीन एन टर्मिनल था, जिस पर कार्बोक्सिलिक समूह मिल रहा था वो कार्बोक्सिलिक सिरा जो था वो सी टर्मिनल था। ये कौन थी? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला थी। अब जरा दिमाग लगा मेरे भाई, यहां पर जो बार बार कह रहे हो सर ये एन क्या है, ये सी क्या है, तो बेटा एन टर्मिनल, सी टर्मिनल। बाकी ये दो हैवी चेन है, ये दो लाइट चेन है। हाँ ठीक है जी, डन। यहां तक की बात क्लियर है। आगे बढ़ते बेटा यहां पर, चलिए जी नेक्स्ट। अब बात करते हैं सर, ये तो हो गई हमारी किसकी संरचना। यहां पर अगर आप संरचना देखेंगे तो देखो यहां पर कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन लिखा हुआ है, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन लिखा हुआ है। कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन ये हो ही गया हमारा, ये वेरिएबल रीजन हो गया। ये पूरी लाइट चेन है, ये पूरी हैवी चेन है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गए, हैवी चेन हो गए। हिंज का मतलब क्या होता है? किंक होता है, यानी जो एंगल जहां पर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? हिंज बोलते हैं। ठीक है जी। और एंटीजन बाइंडिंग साइट यहां पर है, ये वो जगह है जहां पर एंटीजन बाइंड करेगा। एंटीजन बाइंडिंग साइट को ही हमने क्या बोला था? पैराटॉप बोला था। याद कर, FAB कौन था? वो फ्रेगमेंट जहां पर एंटीजन बाइंड करता है उसको हम बोले थे पैराटॉप। डन। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको जो अतिरिक्त चीज है वो भी बता दी है। अब बात करते हैं सर ये एंटीजन, ये एंटीबॉडी काम कैसे करती हैं? तो ये एंटीबॉडी जो है ये दो तरीके से काम करती है। एक का नाम, एक हम बोलते हैं अभिश्लेषण और एक होता है ऑप्सोनाइजेशन। सर ये ऑप्सोनाइजेशन और अभिश्लेषण, इन दोनों में फर्क क्या होता है? बहुत सीधे सीधे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्त। देखिए, एक तो होता है अभिश्लेषण और एक होता है क्या? ऑप्सोनाइजेशन। अभिश्लेषण और ऑप्सोनाइजेशन में कौन करता है? तो याद रखना, अभिश्लेषण जो है वो पांचों प्रकार की एंटीबॉडी करती है। IgD भी करती है, IgE भी करती है, IgM भी करती है, IgA भी करती है, IgG भी करती है। तो पांचों प्रकार की जो एंटीबॉडी है वो अभिश्लेषण कर सकती हैं। लेकिन ऑप्सोनाइजेशन जो होता है वो केवल दो ही करती हैं, एक होती है IgG और एक होती है IgM करती हैं। सर एग्लूटिनेशन खंड क्या हो रहा है? अभी बता रहा हूं एग्लूटिनेशन क्या होता है। एग्लूटिनेशन वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आपको याद आ रहा हो। नहीं याद आ रहा है तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है? जब एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़ता है। कौन? एंटीबॉडी रोगाणु की सतह पर उपस्थित एंटीजन से जुड़कर कोशिका विघटन द्वारा रोगाणुओं को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। सर समझ में नहीं आया। मैंने बोला मेरे भाई ये एक कोशिका है, ठीक है सर। इस कोशिका के अंदर कौन गया? सर ये रोगाणु गया है। ये रोगाणु गया है। अब ऐसे रोगाणु इस कोशिका की सतह पर भी बहुत सारे हैं। अब जब इस पर अटैक किया है तो इस पूरी कोशिका पर रोगाणु ही रोगाणु होंगे, ऐसा थोड़ा ना सिर्फ अंदर बैठे रहेंगे, प्रवेश भी कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हैं, हर तरफ रोगाणु ही रोगाणु है। अब एंटीबॉडी जब आएगी, एंटीबॉडीज जब आएंगी तो एंटीबॉडी आकर क्या करेंगी? सर वो एंटीबॉडी इनसे आकर जुड़ेंगी। सर ये हमारी एंटीबॉडी आ गई है और ये एंटीबॉडी हमारी आकर इससे क्या हो रही है? सर जुड़ रही है। ये एंटीबॉडी आ रही है और ये एंटीबॉडी आकर जुड़ रही है, एंटीबॉडी आ रही है, एंटीबॉडी आकर जुड़ रही है। अब जुड़ने से होगा क्या? जैसे ही एंटीबॉडी एंटीजन के साथ में रिएक्शन करती है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन, अभिश्लेषण बोलते हैं। ऑप्सोनाइजेशन को ऑप्सोनाइजेशन ही बोलते हैं, नहीं तो ऑप्सोनाइजेशन को ऑप्सोनाइजेशन ही याद रखना। कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इनफैक्ट ये हमारी थ्योरी में भी नहीं दे रखा है। पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो दिमाग से निकाल देना ध्रुव भाई, ठीक है। क्या कि जब एंटीबॉडी का पैराटॉप एंटीजन के एपिटॉप से जुड़ता है, यानी एंटीबॉडी एंटीजन के साथ जुड़ती है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं?
एग्लूटिनेशन बोलते हैं, अभिश्लेषण बोलते हैं। अब इससे होएगा क्या, इस पूरी कोशिका पर आकर कौन जुड़ जाएंगी सर, एंटीबॉडी आकर जुड़ जाएंगी। क्यों, क्योंकि इस पूरी सेल पर किसने अटैक कर दिया है सर, एंटीजन ने अटैक कर दिया, रोगाणु ने अटैक कर दिया है। उस रोगाणु से जुड़ जाएंगी, कौन जुड़ जाएंगी सर, जुड़ जाएंगी कौन, एंटीबॉडी जुड़ जाएंगी। और जुड़ते ही क्या काम कर देंगी, संदेश भेजेंगी, कहां, अंदर। अब वो संदेश किस रूप में जाएगा सर, वो संदेश किसके पास जाएगा, वो संदेश जाएगा लाइसोसोम के पास में। और लाइसोसोम के पास जाएगा वो संदेश। अब लाइसोसोम के पास कौन लेकर जाएगा, याद करिए आपने सेल चैप्टर पढ़ा था, सेल चैप्टर पढ़ा था, और आपने पिछला जैव अणु चैप्टर पढ़ा था। आपको ग्राही याद आ रहे हैं जो कोशिका की झिल्ली पर होते हैं, ग्राही याद आ रहे हैं जो कोशिका की झिल्ली पर होते हैं। मेरे भाई ये कोशिका की झिल्ली पर आपने जब अटैक कराया, रोगाणु जब अटैक करेंगे, उस रोगाणु से आकर जब एंटीबॉडी जुड़ेगी तो क्या बदलाव आएगा, हां सर, कैसा बदलाव आएगा, केमिकल्स रिलीज होंगे उन ग्राहियों से और किसके पास जाएंगे, अंदर लाइसोसोम के पास जाएंगे। लाइसोसोम फटेगा, लाइसोसोम फटेगा तो पाचक एंजाइम निकलेंगे, वो पाचक एंजाइम इस पूरी की पूरी कोशिका को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, कोशिका खुद खत्म हो जाएगी। हमें क्या करना था, हमें उन रोगाणुओं को खत्म करना है। रोगाणुओं को खत्म करने के लिए हमने उस कोशिका को ही नष्ट कर दिया है। तो ऑटोमेटिक सी बात है, जब आप होस्ट को ही खत्म कर दोगे तो गेस्ट जो आए थे वो भी तो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मेरे भाई पाचन हो जाएगा कोशिका का भी, और उस कोशिका के अंदर जो रोगाणु है उनका भी क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर स्वयं कोशिका तो मरेगी ही मरेगी, और जो रोगाणु आए थे उनको भी हमने क्या कर दिया है, मार दिया है। क्यों सर, इन सिर्फ रोगाणु को तो मार नहीं सकते थे, तो हमने उस कोशिका के लाइसोसोम को तोड़ दिया, जिससे वो पूरी की पूरी कोशिका का पाचन हो जाएगा। डन। ये एक तरीका था जिसको हमने क्या बोला था, अभिश्लेषण बोला था। इसको हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन बोलते हैं। जरा यहां पर पढ़ना, क्या, एंटीबॉडी जब रोगाणु की सतह पर उपस्थित एंटीजन से जुड़ जाती है, किससे जुड़ गई है, एंटीजन से जुड़ जाती है, तो कोशिका विघटन द्वारा रोगाणु को नष्ट कर दिया जाता है। तो उस कोशिका को ही हम विघटित कर देते हैं और रोगाणु क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, अभिश्लेषण बोला जाता है। ये पांचों प्रकार की एंटीबॉडी दिखाती हैं। लेकिन ये पांचों प्रकार की एंटीबॉडी में आईजीजी और आईजीएम जो होती है, कौन, जी और एम, ये एक और कार्य कर सकती है। अब ये दूसरा कार्य कौन सा होता है, इस कार्य में देखिएगा यहां पर ये एंटीबॉडी जो होती है, पर्टिकुलरली अगर मैं आपसे बोलूं ये आईजीजी है, तो ये क्या बनाती है, एक तरीके से एक स्तर बना लेती है। इस तरीके से क्या बनाती जाती है, स्तर बना लेती है। एक इस तरीके से क्या बना लेती है, पूरी की पूरी एक लेयर बना देते हैं। एंटीबॉडी की क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है। एंटीबॉडी की क्या बन जाती है, पूरी एक लेयर बन जाती है। अगर आईजीजी और आईजीएम होती है तो क्या बन जाती है, पूरी की पूरी एक लेयर बन जाती है। इस लेयर को, इस स्तर को बोला जाता है ऑप्सिन स्तर बोला जाता है। क्या नाम दिया जाता है, ऑप्सिन स्तर बोला जाता है। अब जैसे ही ऑप्सिन स्तर बन जाती है, ये ऑप्सिन स्तर अट्रैक्ट करती है किसको, भक्षण कोशिकाओं को। ये ऑप्सिन स्तर जो होती है ये अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। किसको आकर्षित करती है सर, ये भक्षण कोशिकाओं को आकर्षित करती है। तो जो भक्षण कोशिकाएं जो होती है, जो मैक्रोफेजेस जो होती है, जो न्यूट्रोफिल्स जो होती है, उनको आकर्षित करती है। वो जब आकर्षित होकर यहां पर आएंगी तो वो क्या कर देंगी सर, इस पूरे संरचना का ही क्या कर देंगी सर, पाचन कर देंगी। सर एंटीबॉडी का भी, हाँ एंटीबॉडी का भी क्या हो जाएगा जनाब, यहां पर पाचन हो जाएगा। किसके अंदर, उस बड़ी सी मैक्रोफेज के अंदर। इस प्रक्रिया को बोला जाता है ऑप्सोनाइजेशन। जरा यहां पर पढ़ क्या लिखा हुआ है, ऑप्सोनाइजेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें ऑप्सोनिन एंटीबॉडी, ऑप्सोनिन एंटीबॉडी कौन सी होती है, आईजीजी और आईजीएम होती है, जो रोग कारक के चारों ओर क्या बना लेती है, कोटिंग बना लेती है, एक आवरण बनाकर भक्षण कोशिका को उत्तेजित कर देती है। कैसे, भक्षण कोशिका को आकर्षित करती है, वो आकर्षित होकर आती है, उत्तेजित होकर उसको क्या कर देंगी सर, भक्षण कर देगी। इस प्रकार की एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ जुड़कर फेगोसाइटोसिस को क्या कर रही है, यानी भक्षण को क्या कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं। तो कुल मिलाकर मेरे भाई आपकी एंटीबॉडी दो तरीके से काम कर रही है, या तो स्वयं उस कोशिका को मार रही है, या भक्षण कोशिका को अट्रैक्ट करके उस कोशिका का क्या करा रही है, भक्षण करा रही है। इस तरीके से एंटीबॉडी क्या करती है जनाब, हमारी एंटीबॉडीज जो है वो फंक्शन करती हैं। डन। नेक्स्ट टॉपिक आता है, यहां पर फटाफट देख लीजिएगा, यहां पर जल्दी से
सुरक्षा की 3 पंक्तियां, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। अगर एक राज्य है, उस राज्य के अंदर अगर सबसे पहले अटैक होएगा तो सबसे पहले कौन लड़ेगा? जो क्या कहलाएगी? सुरक्षा की प्रथम पंक्ति कौन होएगी? सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत हमारी त्वचा, हमारी श्लेष्मा झिल्ली, ये हमारी सुरक्षा की क्या कहलाएंगी? प्रथम पंक्ति कहलाएंगी। जब इनको तोड़कर रोगाणु शरीर में प्रवेश करेगा तो फिर इनको खत्म करने का काम कौन करेगी? हमारी कोशिकाएं, जैसे न्यूट्रोफिल, जैसे मोनोसाइट, जैसे मैक्रोफेज, जैसे इंटरफेरॉन, जैसे बुखार, ये क्या कहलाएंगी? हमारी सुरक्षा की द्वितीय पंक्तियां कहलाएंगी। अगर इनको भी तोड़ ताड़ कर रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है, देन उसके बाद सुरक्षा की तृतीय पंक्ति काम करेगी। और फाइनल कौन काम करेगा? हमारी लिम्फोसाइट्स काम करेंगी। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, जो हमारा विशेष प्रकार का प्रतिरक्षा तंत्र बना रही है, वो काम करेगी। यानी सबसे पहले ये काम करेंगी, फिर उसके बाद ये काम करेंगी। अगर इनको भी तोड़ ताड़ कर रोगाणु अंदर आएगा, फिर ये काम करेगी। और अगर इनको भी ब्रेक कर दिए, यानी इनका भी जोर नहीं पड़ा, तो रोग के लक्षण प्रकट होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, कल लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षियों के प्रकार, जो आपने 5 प्रकार की प्रतिरक्षी जानते हैं। IgA, IgD, IgE, IgG और IgM, ये 5 प्रकार की प्रतिरक्षी कल समाप्त करके रोग पढ़ना फिर स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, कल मिलते हैं बेटा।